सुनो, इसको क्या बोलते हैं? डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 35 का नाम क्या है? डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। अभी नोट्स वोट्स बंद कर दो, इधर ध्यान दो। लुक, इस सेक्शन में लिखा है कि अगर तुम इन 14 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस शुरू करोगे ना, तो तुमको एक वरदान है कि तुम्हारे धंधे में जब कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ ना, तो उसका फुल कॉस्ट एक झटके में माइनस करने मिलेगा। फुल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड एसेट जैसी चीज जिसका यूजुअली हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन लेते हैं, इधर वो पूरा कॉस्ट एक झटके में माइनस करने मिलेगा। क्यों बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ अनयूजुअल फील हुआ कि नहीं? अरे यार, नॉर्मल धंधे में हम लोग कोई एसेट जैसी चीज लेते तो क्या करते, उस पर थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन क्लेम करते। लेकिन इन लोग को वरदान क्या मिला है? किन लोग को? इन 14 धंधों को। ये कौन लोग है बताऊंगा, लेकिन इन 14 धंधों को वरदान क्या मिला है कि इनके धंधे में कभी भी एनी टाइम इन दी लाइफ कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन नहीं, पूरा कॉस्ट एक झटके माइनस कर दो। मतलब इन लोग के लिए रेवेन्यू कैपिटल का कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। रेवेन्यू खर्चे तो कैसे हम लोग कचरे की तरह माइनस कर देते, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही पूरा एक झटके में माइनस कर दो। कहां माइनस कहां कर रहा हूं मैं? स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये तो लिखा है ना, 100% डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी रूल इतना सा है, लेकिन अब इसके लिए पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। बेसिक थीम इस सेक्शन की छोटी सी है कि देयर आर सर्टन प्रायोरिटी बिजनेस। प्रायोरिटी मतलब जिनको गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है, इंपॉर्टेंस देती है, उनको गवर्नमेंट ने रूल बना के दिया है कि तुम्हारे धंधे में कितना भी कैपेक्स होगा ना, फुल कॉस्ट माइनस कर दो। क्यों? ये कौन से धंधों के लिए ना, इस पे हम लोग बाद में घुसेंगे ना, इस पे तो बहुत बात करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा रूल बनाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है? बराबर है, यू कैन से गवर्नमेंट इन धंधों को इंसेंटिवाइज कर रही है, इनको मोटिवेट कर रही है। कम ऑन इंडिया वालों, ऐसा धंधा चालू करो। ये दो कैसा? ऐसा जो मैं तुमको बताऊंगा। गवर्नमेंट चाहती कि लोग इस तरह के बिजनेस को शुरू करें, लेकिन पता है इन सब धंधों में तकलीफ क्या है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इन सब धंधों में, इन सब धंधों में तकलीफ क्या है? देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच के ना, कोई इस धंधे में हाथ भी नहीं डालता है। भले ये धंधा है प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी के बस की बात नहीं होती ना। तो पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है? इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, इतने पैसे लगते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट डालो क्या मरेगी? पैसे की प्रॉब्लम है, पैसों की चिंता ना कर, पैसे हम नहीं देंगे, बट तू पैसा फेक तमाशा देख। पैसा फेक तमाशा देख मतलब इस धंधे में जो भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कर, और तमाशा देख मतलब उसका तेरे को फुल कॉस्ट एक ही झटके में माइनस करने देंगे। ये देखो, फुल कॉस्ट। और जब मैं कह रहा हूं इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस धंधे में लगता है, तो इतनी बड़ी अमाउंट सोचो, एक झटके में अगर इधर माइनस हो गई तो अपना प्रॉफिट छोटा क्या, लॉस आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, इस धंधे में ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और सारी इन्वेस्टमेंट एक झटके में माइनस कर दोगे तो उसमें अपना प्रॉफिट तो छोड़, लॉस आएगा। और लॉस भी इतना भारी आएगा ना कि शायद अपने को 8 साल भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कम पड़ेंगे। तो लॉ ने बोला भाड़ में क्या 8 साल, जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड कर। और इससे क्या है, आने वाले कई सालों तक तो टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। और टैक्स नहीं भरना पड़ा, ये हमारी तरफ से तुझे सपोर्ट है। बातों बातों में अच्छी बात सुनी। 8 इयर्स का लिमिटेशन नहीं है इधर। नॉर्मली लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 इयर्स। इधर 8 इयर्स नहीं, इनफाइनाइट इयर्स तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
सी बेसिकली गवर्नमेंट ये तो बोल रही है तुमको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है ना, वी अंडरस्टैंड, इतने इन्वेस्टमेंट करना इतना खाने का काम नहीं है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, पैसे तो तुझे ही डालने पड़ेंगे, आखिर धंधा तेरा है, इन्वेस्ट तो तुझे ही करना है। हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा तेरे को फुल कॉस्ट का डिडक्शन दे देंगे, और उससे फायदा क्या है, तेरे को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट तो छोड़, लॉस आएगा, वो भी भारी लॉस आएगा, और इतना भारी लॉस शायद तुझे 8 साल भी कम पड़ेंगे सेट ऑफ करने में। अरे 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने का रूल है ना, तो इतना भारी लॉस को सेट ऑफ करने में शायद 8 साल भी कम पड़ेगा। कम क्यों पड़ेगा? क्योंकि इस धंधे में इन्वेस्टमेंट यूज है, लेकिन इनकम तो धीरे धीरे ग्रो होगी ना। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कमाएंगे, फिर थोड़ा, हाँ एक लेवल पे इन लोग बहुत भयंकर कमाने लगेंगे, लेकिन इनकम स्लोली चालू होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एक झटके में कर दिया। अब एक झटके में किया हुआ इन्वेस्टमेंट इतना भारी लॉस तो दिखाएगा ही ना इस स्टेटमेंट में, और वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल भी शायद कम पड़ सकता है। तो वो सोच के गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम्हारे लिए 8 साल की दीवार भी हटा दे, चलो करो, जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करो, टैक्स मत भरो, चलेगा, भाड़ में का टैक्स, तू ये धंधा चालू कर बस। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने का ट्राई कर रही है। अब अपने को क्या पढ़ना मालूम है, ऐसे कैसे धंधे जो जिसके लिए गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है। अरे इंसेंटिवाइज के फॉर्म में 2 बड़े इंसेंटिव है, एक तो फुल कॉस्ट एक झटके में, और दूसरा लॉसेस इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करने मिल रहा है। मतलब ये 2 चीज गवर्नमेंट ने इन लोग के लिए स्पेशल की है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, नॉर्मल धंधे और इन धंधों में इन लोग के लिए स्पेशल क्या रखा है, 2 स्पेशल चीज है। एक तो कैपेक्स फुल कॉस्ट एक झटके में, जो नॉर्मल लोग को तो थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन मिलता है। दूसरा स्पेशल पॉइंट, नॉर्मल लोग बेचारे लॉसेस को 8 ही साल कैरी फॉरवर्ड कर पाते, इन लोग को इनफाइनाइट ईयर्स। लेकिन अब अपने को पढ़ना है ये किस धंधों के लिए रूल है। तो सुनो, इसका एक कोडवर्ड है। अब ये कोडवर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। एक बार तुम लोग ये कीवर्ड से ना सुनना चालू करो, फिर इसको याद कैसे करना है बताऊंगा। इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन इसका कोई गाना है, वो गाना मैं बाद में गाऊंगा, जब तक इसके लिरिक्स तुमको नहीं पता चले। लिरिक्स मतलब एक एक का फुल फॉर्म बताऊंगा, तो लिरिक्स खुल के आएगी ना, फिर गाना गा के बताऊंगा, ओके। लेकिन इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो इसका एक गाना बनेगा, लेकिन वो गाना बाद में लॉन्च करूंगा, पहले उसके लिरिक्स पे ध्यान दे दो, ओके। तो सुनो, अभी ना एक काम करो, सुनो, आगे बढ़ने के पहले मैं तुमको बता देता हूं इस सेक्शन का ढांचा क्या है। स्क्रीन पर देखो ना, ये सेक्शन टोटल 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा, 3 पार्ट। पहले बच्चों को 14 धंधों से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट ने क्या बोलना चाहिए, इंसेंटिवाइज किया है ना। फिर क्या पढ़ाऊंगा, व्हाट आर द 4 कंडीशंस फॉर गेटिंग दिस इंसेंटिव। फिर बाद में 7 नोट्स की थियरी है। अरे मतलब थियरी बड़ी है, इससे मैंने पहले समरी बता दी, नहीं तो क्या मैं ऑन एंड ऑन पढ़ाते जाऊंगा ना, रूल पे रूल आते जाएंगे, एक दिन तुम लोग खो जाओगे उसमें। इससे कभी भी बड़ी थियरी होती तो मेरी स्टाइल ही है, पहले उसका आउटलाइन बता दूं, फिर उसमें घुसते मस्त में। जैसे साइंटिफिक रिसर्च का आउटलाइन याद है, साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस, डोनेशन। इन हाउस में वापस 2 पार्ट था, ड्यूरिंग, बिफोर। ऐसा ढांचा याद रखना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े सेक्शन कभी याद ही नहीं रख पाओगे ना यार। तो ऐसे 35 AD का ढांचा क्या है, 14 बिजनेस, 4 कंडीशंस, 7 नोट्स। और ये जो 7 नोट्स वाली थियरी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां तक बाद में पहुंचेंगे। पहले 14 बिजनेस के नाम बाहर करने, ओके। तो लुक हियर, ये 14 बिजनेस, तो पहले 14 बिजनेस। तो लुक, फर्स्ट बिजनेस क्या है, देखो, C स्टैंड्स फॉर कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी, प्रिसाइसली नाम क्या लूं, ये देखो ऊपर क्या लिखा है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग। ऊपर लिखा दिख रहा है कुछ एस और ओ। एसओ का मतलब सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। नाउ टेल मी, ये कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं? अरे ये सब बिजनेस है, अपने को समझना कि इनके धंधे में क्या होता है। इनके धंधे में ऐसा होता है ना, ये लोग का काम है, जो भी पेरिशेबल चीजें होती है, पेरिशेबल मतलब जो चीज पड़े पड़े सड़ जाती है, उसको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना।
अरे कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, वो जो चीज पड़े पड़े सड़ जाती है ना, वो सड़ेगी नहीं, उसकी ताजगी, उसकी फ्रेशनेस मेंटेन होगी। जैसे अपने घर पे भी कोई चीज खराब ना हो जाए तो हम लोग कैसे फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज में रखते हैं तो उसको कोल्ड स्टोरेज ही तो मिल रहा है। तो ये लोग के धंधे में ना फ्रिज जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब छोटा सा फ्रिज नहीं अपने घर का, इतने बड़े बड़े फ्रिज जैसे इक्विपमेंट होते हैं। इनफैक्ट पूरा कमरा ही होता है एक, और अंदर घुस गया तो ऐसे लगे फ्रिज में घुस गए। अरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपने घर पे तो छोटा सा फ्रिज होता है, लेकिन इन लोग के पास तो बड़े बड़े कमरे होते हैं, और पूरा का पूरा कमरा एक फ्रिज के जैसा होता है। और उसके अंदर क्या करते हैं, जो जो चीजें पड़े पड़े सड़ जाती है ना, जैसे फल, फ्रूट्स, फ्लावर्स और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होती है लाइक एग, मीट, ये सब चीजें क्या पड़े पड़े पैरिश हो जाती है, तो उसको स्टोर करने से क्या होता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। अरे आज ये लोग नहीं होते ना तो हम लोग सब बासी खाना खाते हैं। अपने को लगते हैं हमारे घर पे जो सब्जियां ये कितनी फ्रेश होगी, उसकी फ्रेशनेस दिखती है, लेकिन एक्चुअली 10 साल पहले की सब्जी खा रहे होंगे शायद। 10 तो ज्यादा बोल दिया, 2-3 साल पहले वो सब्जियां उगी होगी खेत में, लेकिन अपने अभी खा रहे हैं, अभी भी फ्रेश क्यों लग रहा है, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने का काम ये लोग करते हैं। कौन लोग? कोल्ड चेन वाले। और पता है कोल्ड चेन में हम लोग कोल्ड चेन बोल रहे हैं, इट इज नॉट कोल्ड स्टोरेज, इट इज चेन। चेन का मतलब क्या है? चेन मतलब नेटवर्क होता है इन लोग का। इन लोग का बहुत सारे फ्रिज का नेटवर्क होता है, मतलब एक जगह पे एक बहुत बड़ा फ्रिज है, सिर्फ फ्रिज बोल रहा मतलब लिटरली फ्रिज नहीं, मतलब इक्विपमेंट है जिसमें कोल्ड स्टोरेज होता है। तो एक जगह एक कोल्ड स्टोरेज का इक्विपमेंट है, फिर थोड़ी दूरी पे एक और इक्विपमेंट है, थोड़ी दूरी पे एक और इक्विपमेंट है, ऐसे इन लोग ने पूरा नेटवर्क बना के रखा है, देखो ऐसा। तो ये नेटवर्क बनाने से क्या होता है मालूम है? अरे ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। अरे इन लोग को 2 चीज का टेंशन है, एक तो प्रिजर्व करो और ट्रांसपोर्ट करो, प्रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट। सिर्फ प्रिजर्व तो इसको भी मैंने कोल्ड चेन बना दिया, रूम को प्रिजर्व तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को यहां से मलाड से बिहार तक पहुंचाना है। अरे मलाड मुंबई में, बिहार बिहार है, तो यहां से मेरे को उधर तक पहुंचाना, तो पहुंचाऊं कैसे? यहां तो मैं एक बार के लिए स्टोर कर लूंगा उसकी फ्रेशनेस बरकरार करने के लिए, लेकिन इधर से बिहार तक पहुंचाना तो मुझे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मीन्स थोड़ी दूरी पे एक और कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, थोड़ी दूरी पे एक और होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते 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 बिहार पहुंच जाएगा। नहीं तो पता चला यहाँ तो मस्त फ्रेश था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वापस खराब हो गया। इसलिए सी द वर्ड वॉज कोल्ड चेन, मतलब इन लोग कोल्ड स्टोरेज के साथ में ट्रांसपोर्टेशन का भी ठेका लेते हैं, और पूरे कंट्री में कोने कोने तक पहुंचाने का काम इनका होता है। मतलब सोच, इनका धंधा कोई छोटा मोटा धंधा है कि इट इज अ बिजनेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इट इज अ बिजनेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पूरे देश के लिए जरूरी है। आज ऐसे लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना तो अपने को तो सब बासी खाना मिलेगा। अपने को क्या मिल जाता है इसलिए वैल्यू नहीं है, लेकिन मिल क्यों रहा है? इनकी मेहरबानी से। इससे गवर्नमेंट चाहती है यार ऐसे धंधे भारत में हो तो रहे, लेकिन ऐसे धंधे और करने आओ। नहीं तो पता चला 2-4 लोग इस धंधे में है, वो लोग ने कल को धंधा बंद कर दिया और कोई नया धंधा नहीं चालू किया तो रिस्क होता है ना। तो ऐसा नहीं कि कोल्ड चेन का धंधा इंडिया में नहीं हो रहा है, हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है और लोग इस धंधे में आओ। इससे गवर्नमेंट सबको मोटिवेट कैसे करते? कम ऑन, कम ऑन, कोल्ड चेन का धंधा चलो, कम ऑन। तो पब्लिक क्या बोलती है? कम ऑन, खाने का काम नहीं है, इतना पैसा लगता है, एक छोटा सा फ्रिज नहीं लेना घर के लिए, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेने, पूरा नेटवर्क बनाना ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो गवर्नमेंट का डायलॉग तैयार है, ओ पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की चिंता ना कर, पैसे हम नहीं देंगे, बट तू पैसा फेंक, तमाशा देख। पैसा हम क्यों देंगे भाई? धंधा तेरा है, हम तेरे को कमॉन करके चढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसे प्रॉफिट तो तू ही खाएगा, तो इन्वेस्ट तो तुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन हम तुझे सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, तेरे को लगता है ना इसमें 100 करोड़ लगेगा, डाल 100 करोड़, और ये पूरा एक झटके में इधर 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 पूरा एक झटके में इधर माइनस कर ले, और इतना भारी डिडक्शन मिलेगा ना तो तुझे आने वाले कई सालों तक टैक्स की चिंता ही नहीं रहेगी। कई सालों तक क्यों? क्योंकि इतने भारी डिडक्शन से भारी लॉस आएगा, और भारी लॉस कैरी फॉरवर्ड होते होते कई सालों के प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाएंगे,
और टैक्स नहीं आएगा, तुझे टैक्स से छुट्टी मिल गई, ये हमारा सपोर्ट है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो तुझे करनी पड़ेगी ना। नहीं तो अगर गवर्नमेंट अपने उस रूल पे अड़ी रहती ना, नहीं नहीं बड़े बड़े कैपेक्स का तो थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन ही मिलेगा, तो डेप्रिसिएशन तो क्या धीरे धीरे छोटा छोटा डिडक्शन मिलेगा, तो उसमें तो क्या हर साल टैक्स भी आएगा ना फिर यार। तो इस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ओके, तो ये क्या था, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। फिर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। ये क्या लिखा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। खेती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ बोल हाँ। लेकिन खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है, किसान बेचारा मर मर के फसल उगाता है, लेकिन फसल को स्टोर करने की जगह नहीं है। और फसल को स्टोर करने नहीं मिला तो रिस्क क्या है, पूरी मेहनत से जो फसल उससे काट के रखी है और ऐसे ओपन लैंड में पड़ा रहेगा तो जानवर लोग खा जाएंगे, पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे उन लोग को क्या चाहिए मालूम है, जो भी हम लोग फसलें उगा के फसलें काट के रखते हैं उसको स्टोर करने की जगह चाहिए। अब किसान बोलेगा हम लोग मर मर के खेती कर रहे हैं, अब स्टोरेज का भी जुगाड़ हम करें, हमको तो कितनी तकलीफ होती है। अरे मतलब किसानों की प्रॉब्लम है। इससे गवर्नमेंट ने बोला भाई जो खेती कर रहा है बेचारा खेती पे ध्यान देवे ना, बाकी जो लोग हैं वहां पे वेयर हाउस बना के दो उनको। अरे मतलब गवर्नमेंट चाहती कि तुम वेयर हाउसेस बना बना के दो किसानों को, ताकि किसान अपनी फसल को स्टोर कर सके। और हम ये नहीं बोलते कि वेयर हाउस उसको फ्री में दे, किसान से चार्ज कर पैसा, वेयर हाउस बना उनसे स्टोरेज का पैसा चार्ज कर, पैसा चार्ज करो, उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन वेयर हाउस बना के दो ताकि खेतों के बाजू में बड़े बड़े वेयर हाउस होंगे तो फसल को स्टोर करने की उनको सुविधा मिलेगी, तो दैट विल सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपने से क्या चाह रही है, खेती मत कर चल, तेरे को खेती नहीं आता लेकिन वेयर हाउस तो बना सकता है, बड़े बड़े कमरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर ऐसे बना चार दीवार छत के जहां पे फसल को स्टोर कर सके। और इसमें कमाई क्या होगी उसकी, अरे वेयर हाउस बनाने वाले की कमाई क्या है, अरे वेयर हाउस में जो कोई भी स्टोर करेगा उससे पैसे चार्ज करूंगा ना, और जो पैसे चार्ज करो ये देखो वो इधर इनकम की तरह आएगा। और वेयर हाउस बनाने के बड़े बड़े कैपेक्स वो नीचे डिडक्शन में माइनस हो जाएगा। मतलब वेयर हाउसिंग के धंधे में इनकम तो होती होगी, अरे हर धंधे में इनकम होती है, लेकिन इनकम क्या है कि हमारे वेयर हाउस में जो किसान लोग स्टोर करेंगे उनसे हम चार्ज करेंगे, लेकिन वेयर हाउस का जो फुल कॉस्ट है अपने को डिडक्शन में मिलेगा 35 AD। एक से सुना एक चीज सुनो, जो खेती करता है ना उसको तो गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंस दिया हुआ ही है बाय एग्जेम्प्ट इन द इनकम अंडर सेक्शन 10(1). अरे जो खेती कर रहा है ना उसकी तो इनकम एग्जेम्प्ट ही कर दी अंडर सेक्शन 10(1), लेकिन यहां मैं खेती नहीं कर रहा हूं, खेती करने वालों को सपोर्ट कर रहा हूं। तो ऐसे याद कर, जो खुद खेती करता है उसका तो इनकम ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन खेती करने वालों को जो सपोर्ट कर रहा है उसका इनकम एग्जेम नहीं है, लेकिन उसको एक वरदान मिला है 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD फॉर ऑल दी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एक्चुअली सी कोल्ड चेन और वेयर हाउस में एक कॉमन चीज क्या मालूम है, इधर भी कुछ स्टोर होता है इधर भी स्टोर होता है ना, लेकिन इधर कोल्ड स्टोरेज होता है, इधर कोल्ड नहीं नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। क्योंकि वेयर हाउस वाले का काम नहीं है, ये काम नहीं है कि उसकी क्वालिटी प्रिजर्व करना, स्टोर करने की जगह दे दी बस। अब क्वालिटी भी प्रिजर्व करने का है तो कोल्ड चेन वालों के पास जाना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या अपने को क्वालिटी का नहीं, एक बार रखने की जगह तो मिल जाए। तो वेयर हाउस वाला क्या है, क्वालिटी प्रिजर्व करने का अश्योरेंस नहीं देता है, रखने की जगह मिल जाएगी, लेकिन फिर भी उसको इंपॉर्टेंस क्यों दिया है भाई, खेती को सपोर्ट कर रहा है ना। और कोल्ड चेन वाला कोई खेती के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एनी प्रोडक्ट। ये तो क्या मच्छी अंडा फल फ्रूट फ्लावर सबके लिए, एनी एनी मतलब एनी प्रोडक्ट। और वेयर हाउसिंग इज खास फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इधर मैं नीचे कुछ लिखते भी जाऊंगा, ये देखो, हाँ एक चीज ये देखो, कोल्ड चेन के लिए क्या बोला, इट इज फॉर, एक सेकंड, कोल्ड चेन इज फॉर एनी प्रोडक्ट और वेयर हाउसिंग इज फॉर
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो दो बिजनेस हो गए अपने, बताओ जल्दी फास्ट। एक था सेटिंग अप एन ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एनी प्रोडक्ट, क्या लिखा है, एनी प्रोडक्ट। फिर था सेटिंग अप एन ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या लिखा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक चीज सुनो, ये देखो, इधर देखो ना, जल्दी स्क्रीन पर देखो, इधर मैं ना नीचे नीचे कुछ कुछ चीजें लिखूंगा, वो चीजें याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले ऐसी फालतू चीज नहीं, काम की चीजें लिखूंगा मैं। एक सेकंड, बड़ा हो गया। तो जो नीचे मैं लिखूंगा ना उस पर भी ध्यान देना। जैसे इधर क्या लिखा था, एनी प्रोडक्ट, इधर क्या लिखा था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इस तरह से हर जगह कुछ ना कुछ मैं लिखने वाला हूं, उस पर ध्यान देना, बस खाली इतना बोल रहा हूं, ध्यान देना। ओके, फिर देखो अगला धंधा क्या है। लुक, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन network for distribution of petroleum and natural gas, cross country pipeline network for distribution of petroleum and natural gas। तो सुनो इधर क्या क्या मुझे पढ़ाना पड़े, पाइपलाइन नेटवर्क क्या होता है, क्रॉस कंट्री क्या होता है, ये सब क्या चीज है, ये देखो मैं तैयारी करके रखी। लुक, ये देखो पाइप ऐसे होते हैं तो सी, पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, डू यू एग्री, बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अगर मैं सोचूं ना ऐसे ही पेट्रोल को डब्बे में पैक करके ऐसे ट्रांसपोर्ट करते रहो, अरे किधर कुछ चिंगारी लग गई ना, आग फैल जाएगी भारी। पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इससे पेट्रोल को बहुत ही सेफली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और उसका सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या बोले, पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब ऐसे जमीन में मोटे मोटे पाइप होते हैं, ये देखो स्क्रीन पर देखो, ये सब बड़े बड़े पाइप बनाए मैंने। पाइप जैसी फीलिंग आ रही कि नहीं, आनी चाहिए, मैंने बनाया ड्राइंग वैसी। तो ऐसे मोटे मोटे ऐसे मतलब राउंड बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू पेट्रोल ट्रांसपोर्ट होता है। और पता है पाइपलाइन को सेफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी पेट्रोल कहां से निकलता है, आसमान से कि जमीन से, जमीन से निकलता है। तो उन लोग क्या करते हैं, जिस जमीन से पेट्रोल आया ना उधर से पाइप बनाना चालू कर देते ऐसे, और वो पाइप देश के कोने कोने जाएगा, दूसरी कंट्री तक जाएगा, एंड फिर उस पाइप के थ्रू पेट्रोल ट्रांसपोर्ट होगा और दूसरी कंट्री तक जाता है ना, इसलिए बोलते क्रॉस कंट्री। मतलब अपना पाइप है ना, इंडिया क्रॉस करके दूसरी कंट्री तक जाएगा। और क्रॉस कंट्री क्यों बनाना पड़ता है उनमें, क्यों पेट्रोल की क्या है, ऐसी समस्या है, कई बार इंडिया में पेट्रोल नहीं होता तो अपने को दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है। अरे कभी कभी ऐसी क्राइसिस होती है, पूरे इंडिया में पेट्रोल ही नहीं निकल रहा है, लेकिन पेट्रोल बिना जीवन कैसे चलेगा। तो और ज्यादातर पेट्रोल कहाँ निकलता है, गल्फ कंट्रीज। ज्यादातर पेट्रोल कहाँ निकलता है, गल्फ कंट्रीज। तो हम लोग ने क्या है, गल्फ कंट्री तक एक पाइप बना के रखा है, ताकि कभी भी इधर पेट्रोल की शॉर्टेज हो तो एनी टाइम हम लोग ऑर्डर देके पेट्रोल मंगवा सकते हैं। लेकिन मंगवाने के लिए पाइप तो बना के रखो ना। इससे गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये नेटवर्क लोकल नेटवर्क नहीं होना चाहिए। लोकल मतलब इंडिया के अंदर ही पाइप घूम रहे। अरे इंडिया के अंदर ही पाइप घुमा के क्या मतलब है, पता चला इंडिया में पेट्रोल ही नहीं आ रहा तो पाइप तो खाली पड़ा रहेगा। इससे पाइप ऐसा होना चाहिए जो इंडिया से दूसरी कंट्री तक जाए, ताकि दूसरी कंट्री से कभी इंडिया में पेट्रोल मंगवाना है तो उसके लिए अपने पास सुविधा होनी चाहिए। इससे बोलते क्रॉस कंट्री। और पाइप, पता है ये सब पाइप यूजुअली कहाँ होते हैं, तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग बाहर गांव की ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से गुजरात जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, तो ट्रेन में बैठना, लेकिन ट्रेन की पटरी के साथ पैरेलल तुम लोग देखोगे ना, ऐसे मोटे मोटे पाइप दिखते। अपनी नजर कभी गई नहीं, हम लोग खिड़की से दूसरे नज़ारे देख रहे होते। लेकिन ट्रेन में कभी ट्रैवल करोगे ना, लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर गाँव की ट्रेन, उसमें तुम लोग देखना, ट्रेन में ट्रैवल करोगे, ट्रेन की पटरी से पैरेलल इतने मोटे मोटे बड़े बड़े गोल पाइप दिखेंगे। और अपने को कभी ध्यान भी नहीं है पाइप क्यों बना है, उसके थ्रू पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सी ऐसा कोई रूल नहीं है कि ट्रेन की पटरी से पैरेलल ही होता है, लेकिन उन लोग यूजुअली ऐसा क्यों करते हैं मालूम है, कि ट्रेन का तो इंडिया में मस्त नेटवर्क बना हुआ है।
ट्रेन की पटरियां, ट्रेन का जो नेटवर्क है वो तो इंडिया में ऑलरेडी मस्त बना हुआ है ना, तो हम क्या सोचते हैं उसी के बाजू में पाइपलाइन बना देंगे ना तो इजी हो जाता है। नहीं तो सोचो पाइपलाइन कहाँ डालना वो भी टेंशन है। ऐसे एसवी रोड पे पाइप डाल दिया थोड़ी चलेगा। अरे एसवी रोड जहाँ पे गाड़ियां बसेस जा रही उधर एक पाइप आ गया, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो पाइप कहीं भी तो नहीं डाल सकते ना। तो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ना उसके बाजू में मोटे मोटे पाइप लगा डालते हैं। एनीवे जनरल बात हो रही, मेन पॉइंट क्या था, इस धंधे में अपने को क्या करना है, मोटे मोटे पाइप बनाओ और उसमें अपना पेट्रोल का धंधा नहीं है, अपने क्या पाइप बना के देने का, फिर बोलने का किसको पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करने का बोलो, हमारे पाइप से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और अपने को ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बना के देना है। लेकिन डोंट यू थिंक ये बहुत भारी इन्वेस्टमेंट इसमें। अरे कोई इधर से मतलब एक गली से दूसरी गली तक पाइप नहीं डालना है, इतने बड़े बड़े पाइप विच इज क्रॉसिंग द कंट्री, तो मतलब देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और इतना भारी इन्वेस्टमेंट करना भाई नॉर्मल लोग के बस की बात नहीं है। इससे तो गवर्नमेंट बोलती है भाई हमको मालूम है इसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन तुम पैसों की चिंता ना करो, पैसे हम नहीं देंगे, तू पैसा फेंक तमाशा देख, तू पैसा फेंक, बड़े बड़े पाइप बना, तेरा जो भी खर्चा लग रहा है तेरे को एक झटके में माइनस करने देंगे। तो बोलो बिजनेस का नाम क्या था, क्रॉस कंट्री, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पाइप जाता है और वैसा पाइप ही कुछ काम का है। इंडिया के अंदर पाइप घूमे मतलब ही नहीं है, और ऐसा है भी नहीं बाय द वे। एक्चुअल लाइफ में भी जो पाइपलाइन है ना अपने, वो क्रॉस कंट्री ही है, और क्रॉस कंट्री रखने में ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि पेट्रोल तो क्या है कभी कभी अपनी इंडिया में आता ही नहीं है, तो दूसरी कंट्री से मंगवाने का नेटवर्क तो होना चाहिए। तो क्रॉस कंट्री और पाइप के थ्रू होता है, इसलिए पाइपलाइन नेटवर्क। और एक किसके लिए, क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अरे नेचुरल गैस में सीएनजी वगैरह होता है ना, अरे इसके थ्रू गैस का भी ट्रांसपोर्ट होता है, पेट्रोल का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये दिख रहा है पेट्रोल अंदर घुस रहा है, देखा अंदर गया पेट्रोल है, देखो पेट्रोल से मस्त ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये था TWC। इससे ऊपर क्या लिखा था ये, लेइंग एंड ऑपरेटिंग। लेइंग क्यों बोलते हैं, जब जमीन पे पाइप डालते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते सेटिंग अप, पाइप डालना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेइंग पाइपलाइन। जमीन पे है ना तो जमीन पे लाई डाउन बोलते हैं, तो जमीन पे करते हैं तो लेइंग द पाइपलाइन। एक से इधर क्या लिखो बताओ, ये कौन से प्रोडक्ट के लिए है, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए ना, PNG, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर लुक नेक्स्ट बिजनेस, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट बिजनेस है कि नहीं, एक्चुअली हर पॉइंट में तुम लोगों को फील करना है, हाँ यार ये धंधा तो देश के लिए जरूरी है, हाँ यार ये तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट वाला धंधा है, तब 35 AD से थोड़ा कन्विंस होते हैं ना। उससे अगला धंधा भी इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल के धंधे को इंपॉर्टेंस क्यों दिया है, अरे भारत में हॉस्पिटल्स की कमी है। ऐसे नहीं बोलो हॉस्पिटल है ही नहीं, है, लेकिन हॉस्पिटल तो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। कोविड के टाइम देखा नहीं, क्या नहीं देखा, अरे कोविड में हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं थे, कितने लोग को हॉस्पिटल में एडमिट करना है लेकिन हॉस्पिटल में बेड्स फुल, बेचारा पेशेंट घर बैठे ही मर गया। ऐसे कोविड में तो सब लोग ने एक्सपीरियंस किया ही है ना। तो ऐसे कभी बहुत बड़ा पैंडेमिक जैसा आ गया तो उसमें अगर हॉस्पिटल की शॉर्टेज है तो मतलब इट इज अ शेम। इससे गवर्नमेंट बोलती है भाई हॉस्पिटल का कमी नहीं होना चाहिए, कम ऑन इंडिया वालों हॉस्पिटल्स बनाओ, पैसों की चिंता ना करो, पैसे हम नहीं देंगे, तू पैसा फेंक तमाशा देख। मतलब हॉस्पिटल में जितना भी तेरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग, अंदर ऑपरेशन थिएटर, इक्विपमेंट, मशीन वगैरह, सब पैसे का तेरे को फुल कॉस्ट डिडक्शन देंगे। इससे सुनो इधर, पता है कोई कोई लोगों को क्या डाउट आता है, मतलब कोई कोई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्या मालूम है, ये धंधा हम जब शुरू करते हैं ना तभी डिडक्शन मिलता है। रॉन्ग, मेरे बोलने में शायद ऐसा साउंड कर सकता है कि धंधा शुरू करते टाइम डिडक्शन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 35 AD लाइफ टाइम के लिए वरदान है। तू धंधा चालू किया उसके बाद फ्यूचर में भी जब कभी भी जीवन में कैपेक्स इंकर किया, फुल कॉस्ट डिडक्शन। मतलब इट इज नॉट कि बिजनेस चालू करते टाइम के लिए ऑफर दिया तुमको, इट इज फॉर एवर। लेकिन तू ये धंधा चालू तो कर, बाद में तू इस साल अगले साल जब कभी भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करेगा, डिडक्शन फुल कॉस्ट का मिलेगा। अरे मैंने क्लियर क्यों किया कि कितने लोग को
गलत फहमी रह गई थी कि धंधा शुरू करते टाइम ही होता है, कि वो पढ़ाते टाइम ऐसा बोला कम ऑन धंधा चालू करो, तो पढ़ाने में टोन ही ऐसा आता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन इट इज नॉट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, इट इज थ्रू आउट योर लाइफ। लेकिन सुनो, ये एच जो था ना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी कैसी होनी चाहिए मालूम है? मिनिमम 100 बेड्स होने चाहिए। अरे हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस तो नंबर ऑफ बेड्स से होता है ना यार। आज कोई हॉस्पिटल नाम की है लेकिन पता लगा अंदर खाली 10 बेड है, तो क्या हॉस्पिटल है? नर्सिंग होम है वो तो। हॉस्पिटल भी कैसा चाहिए जिसमें कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए, 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स, तब जाके मजा आएगा। कोई बोले नहीं हमारे हॉस्पिटल में तो खाली 40 बेड है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उनको क्यों डिडक्शन देवे? हेवी इन्वेस्टमेंट भी कब होता है? जब हॉस्पिटल में 100 बेड्स है, मतलब यू नीड अ बिग स्पेस। तो 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल, तो सीधा नीचे क्या लिख रहा हो देखो, कैसे हॉस्पिटल, कैसे हॉस्पिटल 100 बेड्स वाली। और फिर ऊपर देखो क्या लिखा है, बीओ मतलब क्या मालूम है? बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। एक चीज सुनो, ये जो सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, इन सब का भी इंपॉर्टेंस बाद में तुमको बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पे। अभी तुम लोग इस पे ध्यान मत दो। तुम लोग के माइंड में शायद चल भी रहा होगा ये क्या ऊपर से सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वो सब बार बार क्यों लिख रहे? वो हाईलाइट है उसका, उसका जो इंपॉर्टेंस है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या, लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। लेकिन जो भी है फिलहाल के लिए तुम लोग याद करो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल, सॉरी हॉस्पिटल्स। होटल का बिजनेस अगला है, अगला बिजनेस होटल है, होटल बिजनेस। अरे होटल बिजनेस को गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है? टूरिज्म। एंड व्हाई टूरिज्म? फॉरेन करेंसी। अरे फॉरेन करेंसी का मेन सोर्स क्या? टूरिज्म। इंडिया में टूरिस्ट आएंगे, डॉलर्स लाएंगे, पाउंड्स लाएंगे, तो इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगा। लेकिन इंडिया में टूरिस्ट आएगा तो ठहराएंगे किधर? होटल तो होना चाहिए। और अपने पता है कितनी टूरिस्ट वाली प्लेसेस होती है ना इंडिया में जहाँ पे होटल्स की शॉर्टेज है। जैसे राजस्थान में, जैसे मेरा नेटिव प्लेस है जैसलमेर, जैसलमेर में भर भर के टूरिस्ट आते हैं। लेकिन पता है कभी कभी ऐसा पीक सीजन होता है ना, टूरिस्ट लोग आते हैं लेकिन होटल में जगह ही नहीं है। होटल्स में ही शॉर्टेज, मतलब होटल्स की शॉर्टेज है। इसे गौर, अरे मतलब ऐसे जैसे मैंने जैसलमेर का एग्जांपल दिया, ऐसे इंडिया में बहुत सारी टूरिज्म के स्पॉट्स है। लेकिन उधर जब सीजन के टाइम पे ना इतने टूरिस्ट होते हैं ना कि होटल्स की कमी होती है। तो इससे पता है खराब क्या लगता है यार, घर आए लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। मतलब टूरिस्ट आया है, फॉरेन करेंसी लेके आ रहा है, लेकिन जगह नहीं है रुकाने के लिए, इससे टूरिस्ट को ले ही नहीं पा रहे हम लोग। तो डेट इज बैड। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है बड़ी बड़ी होटल्स बनाओ। अरे होटल मतलब खाने वाला रेस्टोरेंट नहीं है, होटल्स जहां लोग रहते हैं वैसी होटल्स बनाओ, ताकि टूरिज्म को हम लोग सपोर्ट कर पाए, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ पाए। लेकिन होटल भी कैसी? मिनिमम 2 स्टार कैटेगरी। हम ये नहीं बोलते कि 5 स्टार होटल बनाओ, बनाया तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम 2 स्टार कैटेगरी वाला होटल होना चाहिए। तो देखो इधर नीचे क्या लिख रहा हूं, देखो स्क्रीन पर गौर करो, नीचे मस्त चीज डेवलप हो रही है। मिनिमम क्या था? 2 स्टार। क्या था? मिनिमम 2 स्टार कैटेगरी वाली होटल होने चाहिए। फिर इसको रीड कैसे करेंगे देखो ना, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल्स मिनिमम 2 स्टार कैटेगरी। फिर नेक्स्ट सुनो, बिल्डिंग एंड डेवलपिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम। झोपड़पट्टी को तोड़ के बिल्डिंग बनाने का कोई काम करेगा तो उसको भी 35 AD मिलेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, बिल्डर्स, उनको भी 35 AD मिलता है। लेकिन कैसे बिल्डर जो झोपड़पट्टी तोड़ के उधर बिल्डिंग खड़ी करेगा? तो अरे मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए, इट इज ओनली फॉर स्लम प्रोजेक्ट्स। अब इसको इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? अरे अगर ऐसे धंधों को प्रमोट करेंगे तो भारत में जो झोपड़पट्टियां स्लम एरिया से सब खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे बिल्डिंग आ जाएगी। और ऐसे नहीं हम लोग जो स्लम्स में रहने वालों को एकदम बेघर कर रहे, उन लोग को अपग्रेड कर रहे,
जो बेचारा झोपड़पट्टी में रहता है स्लम्स में, अब वो फ्लैट में रह पाएगा? लेकिन वो कब मुमकिन है? जब बिल्डर लोग ऐसा इनिशिएटिव लेवे तो ना। लेकिन एक बात पता है, बिल्डर लोग है ना स्लम प्रोजेक्ट में इजीली हाथ डालते ही नहीं है। मेरे को बता, रुस्तम जी, रायजा, कल्पतरू, ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये लोग स्लम प्रोजेक्ट में हाथ क्यों नहीं डालते? पैसा नहीं मिलता ना। क्योंकि इसी स्लम प्रोजेक्ट में अगर हाथ डालेंगे तो बिल्डिंग के आधे से ज्यादा फ्लैट तो झोपड़पट्टी वालों को अलॉट करने पड़ेंगे, और बाकी के फ्लैट जो बेचना चाहेगा ना बिल्डर, बिकेगा नहीं। क्योंकि जिस बिल्डिंग में झोपड़पट्टी वाले रहते तो वहां पे रिच क्लास का बंदा आना नहीं चाहेगा, तो बिल्डिंग में फ्लैट्स को सेल करना मुश्किल हो जाता है। इससे बिल्डर लोग क्या है, उसमें इजीली हाथ नहीं डालते। तो ये गवर्नमेंट को पता है, इससे गवर्नमेंट बोलती यार ऐसा क्यों सोच रहे हो, कम ऑन, माना कि स्लम प्रोजेक्ट में तुम्हारी कमाई थोड़ी कम है, तुम्हारा सेल इतना इजीली नहीं होता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना यार। कुछ नुकसान है तो कुछ फायदा भी तो दे रहे। नुकसान ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट में रेवेन्यू अच्छा नहीं आ पाता, तो ठीक है, लेकिन फायदा भी तो टैक्स बचा रहे ना। लेकिन फिर भी तू बोलेगा नहीं हमको स्लम में हाथ नहीं डाला, तो भाड़ में जा। हम तो देखो सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर तू स्लम प्रोजेक्ट में हाथ डालेगा तो हम तुझे क्या 100% डिडक्शन देंगे कैपेक्स का। और पता है बिल्डर्स लोग के लिए कैपेक्स क्या होगा? बड़े बड़े क्रेन्स, सीमेंट मिक्सिंग की इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना। अरे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे देखना, अरे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बिल्डिंग बन रही होती है ना, बिल्डिंग इन लोग का फिक्स्ड एसेट नहीं, वो तो गुड्स है उन लोग का। अरे बिल्डर के लिए बिल्डिंग तो गुड्स है, फ्लैट तो कचरे की तरह बेचता है, वो गुड्स है उसके लिए। लेकिन वहां पे जो क्रेन्स होती है, सीमेंट मिक्सिंग की मशीन्स होती है, वो उनका कैपेक्स है, उसका डिडक्शन मिलता है उनको। लेकिन पता है इधर कोई कोई लोग को डाउट आता है कि सर बिल्डर लोग ऐसा थोड़ी है, कोई बिल्डर स्लम प्रोजेक्ट मतलब खाली स्लम प्रोजेक्ट ही कर रहा है, उसके कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट भी होते होंगे, कुछ स्लम प्रोजेक्ट भी होते होंगे, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? और हमने सुना है डिडक्शन तो खाली स्लम प्रोजेक्ट के लिए। तो पता है इसके लिए लॉ ने क्या बोला? यू हैव टू मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। आज अगर मैं बिल्डर हूं, मैं स्लम प्रोजेक्ट भी हाथ में ले रहा हूं और नॉर्मल प्रोजेक्ट भी। अरे नॉर्मल प्रोजेक्ट मतलब ओपन लैंड खरीद के बिल्डिंग बना रहा हूं, तो नॉर्मल प्रोजेक्ट का मुझे सेपरेट बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, और स्लम प्रोजेक्ट का सेपरेट बुक्स। क्यों? अरे क्योंकि जो एसेट स्लम प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जो एसेट्स नॉर्मल प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड उसका डेप्रिसिएशन मिलता है। अरे तुम लोग को ये मत भूलो कि अगर किसी का 35 AD मिला तो ठीक है, लेकिन 35 AD नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। द अदर ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन ना। तो इसलिए हर बिल्डर को पता है सेपरेट बुक्स रखनी पड़ती है, खास करके स्लम प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वो क्लेम कर सके भाई स्लम प्रोजेक्ट में मेरी इतनी क्रेन्स का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना सीमेंट मिक्सिंग मशीन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसका वो फुल कॉस्ट का डिडक्शन ले सकता है। और नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ना उसको, वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन एनीवेज वो उनका लुकआउट है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उन लोग के लिए, लेकिन स्टूडेंट का टेंशन थोड़ी है। अपने को तो क्या याद रखने का कि नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए 35 AD नहीं है, इट इज फॉर स्लम प्रोजेक्ट्स। तो इधर देखो क्या लिखो बताओ, इधर क्या लिखूं? हाउसिंग प्रोजेक्ट था ना अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम, ये क्या लिखा? SRS मतलब स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम। फिर अगला देखो, ये देखो जल्दी, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट, ले वापस आ गया। लेकिन दिस इज अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मीन्स अब बिल्डर को हम क्या बोल रहे हैं? भाई ऐसा बिल्डिंग बना जहां फ्लैट्स तू सस्ते में बेचे, इस प्राइस पे तू फ्लैट बेच के पब्लिक अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबल मतलब सस्ते में बेचो, नहीं तो बिल्डर लोग तो लूटते हैं पब्लिक को, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन बाद में फ्लैट कितना महंगे में बिकता है, और इतना महंगा महंगा फ्लैट तो अपने अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए तो आधे लोग बेघर बैठे कि फ्लैट्स इतना महंगा है। इससे पता है गवर्नमेंट क्या चाहती है? यार बिल्डर तू 2 पैसा कम कमाएगा ना, मर नहीं जाएगा, लोगों को फ्लैट तो नसीब हो पाएगा। इससे बिल्डर को मोटिवेट करे, यार ऐसी ऐसी बिल्डिंग भी बनाना कहीं पर जहां फ्लैट्स तू सस्ते में बेचे, और तू चल 10 में से 2 बिल्डिंग तो ऐसी बना, 2-3 बिल्डिंग भी तू ऐसी बनाएगा जिससे फ्लैट्स
सस्ते में बिकेंगे तो पब्लिक को घर जैसी चीज नसीब हो पाई भी, नहीं तो मिडिल क्लास आदमी तो कभी घर ही नहीं ले पावे। इससे गवर्नमेंट चाहता है यार ऐसा प्रोजेक्ट में हाथ डालो, लेकिन बिल्डर लोग क्या इतनी आसानी से क्यों नहीं आते? अरे फ्लैट अगर सस्ते में बेचेगा तो उसकी कमाई भी तो कम होगी ना। लेकिन गवर्नमेंट वही तो बोल रही, भाई तू 2 पैसे कम कमा रहा है लेकिन तेरा टैक्स भी हम बचा रहे हैं ना यार। एक नुकसान है तो फायदा भी तो दे रहे। लेकिन अगर तू बुक्खड़ बन के बैठेगा तो भाड़ में जा, नहीं देने का 35 AD। लेकिन अगर तू अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स में अगर प्रोजेक्ट बनाएगा तो यू विल गेट 35 AD। लेकिन सुनो, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग जो बनी है वो अफोर्डेबल है? अरे उधर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे अपने मुंबई में तो बीएमसी है ना, तो जैसे रुस्तम जी वालों ने कोई टावर बनाया है तो बीएमसी वाले चेक करके बोलेंगे और उनकी कंडीशन होगी, ये प्राइस में बेच, वो प्राइस में बेच, ये प्राइस में बेच। अगर वो बिल्डर सब कंडीशन फुलफिल करता है, अरे तो उस प्रोजेक्ट को एक ठप्पा मिल जाएगा, क्या? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। लेकिन वो ठप्पा मारने के लिए गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। एनीवेज वो सब रियल लाइफ में हो जाता है, तुम लोग उसकी टेंशन मत लो। तुम लोग खाली इतना याद रखो, क्वेश्चन में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम दिया तो 35 AD मिलेगा। तो इधर भी लिख देता हूं, कम ऑन मेरी मदद करो, हम लोग साथ में पढ़ रहे, मैं अकेला मत छोड़ना मेरे को। तुम लोग सो गए मैं अकेला पढ़ जाऊंगा, तकलीफ हो जाएगी यार, मेरे को अकेला मत छोड़ो। AHS पहले क्या था? स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम। अभी क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अरे अपने देखते ही देखते देखो किधर 7 धंधे पे आ गए। अरे 7 धंधे हो गए, 7। कुल कितने? 14 बिजनेस है। अरे टोटल 14 बिजनेस है ना, ये देखो। उसमें से कितने पढ़ा दिए मैंने? एक सेकंड, कितने पढ़ा दिए मैंने? 7। 7 और बाकी है। पिक्चर का इंटरवल हुआ है, इंटरवल में गाना सुना था, सुनो अभी। देखो ये कोड वर्ड को ऐसे गा के याद रखने का। सी कोई भी गाना है ना, नया आएगा थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुन सुन के आदत हो जाएगी। पुराना गाना याद करो, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। ऑल सोल्ड, सम सोल्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, सटक लॉस सटक जी, डेप्रिसिएशन सटक जी। ये सेल ऑफ एसेट की थियरी में था, डेप्रिसिएशन में। इसका गाना सुनो कैसा है, सुन जल्दी। CWC पे ध्यान दो। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग। फील कर धुन, मजा आएगा। मैं तो रोज बोलता हूँ ना, मेरे को तो रात को गाने में मजा आता है, नींद में बहुत बार चल रहा होता है। अरे अभी तो आजकल तो बैचेस कम होते हैं, पहले तो क्या है, ये मतलब 4 बार एक ही चीज रिपीट करता था। फेस टू फेस का कल्चर था ना, बैचेस भर के 4 बार रिपीट कर दो ना, मेरे को भी नींद में गाना चलते रहता था। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग। बोल एच मजा आ रहा है। हॉस्पिटल होटल हाउसिंग, गाने के बोल फील कर। कोल्ड चेन, ये देखो कोल्ड चेन आ गया। वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग, सब आ गया इधर। हॉस्पिटल होटल हाउसिंग। तो गाओ, ऐसे ट्यून बनाने में टाइम लगता है। कोई भी नया सॉन्ग आता है ना, तो थोड़े टाइम तक उसका ट्यून ही नहीं समझता, फिर जब ट्यून समझता है ना, गाने बहुत मजा आता है। ऐसे मेरे बहुत सारे गाने आने वाले आगे, TDS के चैप्टर में भी गाना आएगा, तो ये सब गानों से तुमको याद रहेगा। तो बोल क्या था? कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग। सबसे ज्यादा मजा ये बोलने में आता है, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग। अब सुनो, कोल्ड चेन कैसा? एनी प्रोडक्ट वाला। वेयर हाउसिंग कैसा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाला। क्रॉस कंट्री किसके लिए? पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए। देख जल्दी क्या कर रहा हूं। हॉस्पिटल कैसी? 100 बेड्स वाली। होटल कैसी? 2 स्टार वाली। हाउसिंग प्रोजेक्ट कैसा? स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम वाला। एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट कैसा? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाला। अरे नीचे जो मैंने गोले बनाया ना, गोले, ये गोले वाला मैटर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ऊपर जो मैंने स्क्रीन पर देखो ना जल्दी, ये जो लिखा ना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें स्क्रीन पर दिख रही है ना, उसको रट लो। तो कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग। आगे है ना, सुनो, गाना जब आगे बढ़ेगा ना, लिरिक्स चेंज होगी, ट्यून सेम रहेगी।
अरे वो तो हर गाने में ऐसा होता है ना यार, फर्स्ट पैराग्राफ का जब दूसरा पैराग्राफ गाने का सुनते हैं, गाने के बोल अलग हो जाते हैं लेकिन ट्यून तो सेम ही रहता है ना। तो मेरा आगे के गाने का जो ट्यून है वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन उसके लिरिक्स थोड़ी अलग है। तो सुनो, अगला धंधा कौन सा है? कम ऑन, हिम्मत रखो। ये क्या है? एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर्स का धंधा चालू कर। यू नो फर्टिलाइजर्स के धंधे को इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? बॉस, आज फर्टिलाइजर्स हुए ना, खेती फ्लॉप जाएगा। कितने सारे खेत होते हैं ना, वहां पे फसल उगती नहीं है। लेकिन ये देख, फर्टिलाइजर्स में, ये देख हाथ में मेरे फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स में वो गुण है कि अगर खेतों में अगर फर्टिलाइजर डाल दिया ना, फसल उगने लगेगी। जहां फसल नहीं उगती है, फसल उगेगी। जहां उग रही है वहां स्पीड पे उगेगी। तो फर्टिलाइजर्स का काम ही है लैंड के अंदर फर्टिलिटी, प्रोडक्शन की क्वालिटी डालना। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? सुनो, फर्टिलाइजर्स बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। सोच, अगर फर्टिलाइजर बनाने वाले जो लोग हैं वो लोग भी बंद कर देंगे तो इंडिया में कोई फर्टिलाइजर ही नहीं बनाएगा, तो खेती को तकलीफ आ जाएगी। इससे इधर भी गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया, कम ऑन फर्टिलाइजर्स बनाओ, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदो, जो करना है खरीदो, पैसा फेंक, तमाशा देख। लेकिन पता है ये लोग भी है ना, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे। एक चीज नोटिस की, सुनो, एग्रीकल्चर के दो दो सपोर्टर आ गए। ये देख, एग्रीकल्चर के दो सपोर्टर आ गए। एक एग्रीकल्चर वालों को वेयरहाउस बना बना के देता है उनकी फसल की स्टोरेज के लिए, और एक है एग्रीकल्चर वालों के लिए फर्टिलाइजर बना बना के देता है। और ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ्री का नहीं कर रहे, ये लोग भी पैसा चार्ज करते। लेकिन ठीक है, करो, लेकिन ऐसा धंधा तो होवे इंडिया में ताकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिले। ये देखो नीचे है ना, स्क्रीन पर देखना, इसके नीचे कुछ लिखने का नहीं है कुछ मैटर। अरे फर्टिलाइजर्स कैसे, जैसे है वैसे, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है जो मैं इधर नीचे लिखूं। अगला धंधा सुनो, कमॉन, हिम्मत रखो, देखते ही देखते सब खत्म भी हो जाएगा। कमॉन, एफ के बाद क्या दिख रहा है? आई स्टैंड्स फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डेपो। इनलैंड कंटेनर डेपो। अब सुनो, एक्चुअली ये थियरी ना बड़ी क्यों जाती है में, आधे धंधों का तो मतलब बताने में टाइम जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, ये थियरी बड़ी कितनी भी होने दो, माइंड में क्या रखना, एक ही चीज तो पड़ी है कि इनके धंधे में कैपेक्स होता है, फुल कॉस्ट माइनस करना है। ये तो क्या अलग अलग धंधे खोल रखे ना गवर्नमेंट ने, तो हर धंधे को समझना पड़ता है। लेकिन इतनी ज्यादा समझ करके ये मत बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया। पढ़ाई अभी दे, रूल एक ही पढ़ा, रूल के नाम का, कि इनको 100% डिडक्शन मिलता है बस। लेकिन इनको मतलब ये कौन लोग है वो बोलने में टाइम ज्यादा जा रहा है। बट क्या करे, बताना तो पड़ेगा ना। जैसे ये आई क्या बोला था, इनलैंड कंटेनर डेपो। उसी ये लोग कौन होते बता दो। लुक हियर, स्क्रीन पर देखो ना, ये किसकी ड्राइंग थी? क्रॉस कंट्री वालों की। आगे एक और ड्राइंग बना के रखी है मैंने। दिस इज टू एक्सप्लेन इनलैंड कंटेनर डेपो। तो लुक, ये देखो, ये आदमी को देखो ना, एक आदमी है स्क्वायर फेस वाला, एक्सपोर्टर। तुम लोग पता है एक्सपोर्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिर्फ किसानों की समस्या मैंने बताई थी कि बेचारे फसल तो काट लेते लेकिन स्टोर करने की जगह नहीं है। वैसे एक्सपोर्टर लोग की भी एक समस्या है। यू नो व्हाट? एक्सपोर्ट करने के लिए जो कॉम्प्लायंस होते हैं ना, कस्टम्स की फॉर्मेलिटी वगैरह, वो, और ये देखो मैं बताऊं तकलीफ क्या है। लुक, आज थोड़ी देर तक मैंने एक्सपोर्टर लोग की तकलीफ बताऊंगा, फिर बताऊंगा उन लोग के लिए मसीहा है एक, उन लोग को सपोर्ट करने के लिए कोई आया है, वो है आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डेपो। शॉर्ट में क्या, आईसीडी वाले एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर रहे। लेकिन सपोर्ट बाद में, पहले उनको तकलीफ क्या वो समझ। तो सी, एक्सपोर्टर है ना बेचारा मर मर के फैक्ट्री में क्या करता है, प्रोडक्शन। अब उसको ये सब प्रोडक्शन इंडिया के बाहर बेचना है। अब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना है तो स्क्रीन पर देखो, देख स्क्रीन पर, एक्सपोर्ट कैसे होता है? शिप के थ्रू। शिप दिख रही मेरी? और शिप कहां होती है? पानी में। और पानी अपने आजू बाजू में कि बहुत दूर है? अरे पानी मतलब समुद्र, सी अपने आजू बाजू में कि दूर है? दूर है। हाँ, मुंबई वाले बोल सकते
अपने तो बाजू में ही है सी, क्योंकि मुंबई इंडिया के कोने पे है ना। लेकिन सोच मध्य प्रदेश वाले का क्या होगा। मध्य प्रदेश मतलब मध्य, मध्य मतलब इंडिया के बीच में। उन लोग को तो आजू बाजू में कोई समुद्र ही नहीं दिखता। अरे मतलब इंडिया में कितनी, इंडिया बहुत बड़ी है, कितनी ऐसी जगह है ना उन लोग के लिए सी मतलब समुद्र बहुत ही दूर है। अरे तो एक्सपोर्ट तो उसके थ्रू होगा ना। यूजुअली एक्सपोर्ट एरोप्लेन से नहीं होता है, शिप के थ्रू होता है। लेकिन शिप होती है समुद्र में, और समुद्र होता है अपने घर के बाजू के दूर दूर। तो इसलिए सी लुक, इस बंदे की तकलीफ क्या मालूम है। लुक ये देखो, एक तो एक्सपोर्ट करके मर मर के प्रोडक्शन करो, फिर स्क्रीन पर देख तो ही समझेगा। यहां से सारा कंटेनर उठा के इधर लेके जाओ पोर्ट पे, और पोर्ट पे कौन होते, कस्टम्स वाले। कस्टम्स वाले क्या करते, कंटेनर्स को चेक करते, कहीं ड्रग्स तो नहीं है, कहीं आर्म्स एंड एम्युनिशन तो नहीं है, बंदूक बंदूक तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लफड़ा तो नहीं है। वो चेक करना पड़ता है, तो चेकिंग होता है। और उधर फील कर बहुत मगजमारी है, ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो। इतने तामझाम होने के बाद है ना अपना कंसाइनमेंट शिप पे चढ़ता है। थोड़ी देर फील कर तकलीफ होती है। तकलीफ के नाम पे क्या क्या दिखा बताओ। पहले तो शिप का जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट, उधर कस्टम्स की दुनिया भर की चेकिंग, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, फॉर्मेलिटीज होती है। दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या मालूम, ये देख, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सही जाए ना। क्या दूरी, अपना प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, वो होता है भारत के अंदर ही अंदर इंटीरियर्स में, और पोर्ट होता है समुद्र के तट पर। अरे मतलब जहां समुद्र शुरू होता है, और ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस ही जान ले लेता है। तुम लोग को तकलीफ नहीं फील हो रही क्योंकि तुम लोग के बीती नहीं है। तू आज एक्सपोर्ट कर रहा होता ना, मालूम पड़ता। एक तो मर मर के फैक्ट्री में सामान बनाओ, फिर यहां से उठा के, सोच मध्य प्रदेश वाले को सी तक जाने में कितना टाइम लगता होगा। पूरे बड़े, और बाद में ऐसे भी नहीं कि ट्रेन में डाल दो, ट्रक है, ट्रेन में भी किया तो इतना ट्रांसपोर्टेशन में टाइम चला जाता है, फिर जाके एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब ये दूरी ही सबसे ज्यादा तकलीफ देती है ना। तो इसके लिए पता है लॉ क्या चाहता है, एक काम करो, इस दूरी का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस एक्चुअली तुम लोग नोटिस किया मैंने, ये चीज को छोटा क्यों बनाया, जो मेरी भावनाओं को समझता समझ पाएगा। अरे कोई चीज बहुत दूर होती छोटी दिखती है ना यार। तो सी यहां से ये समुद्र पोर्ट वगैरह दूर है, तो दूर है तो छोटा दिखे, जानबूझ के मैंने छोटा बनाया है टू मेक यू फील कि भाई ये बहुत दूरी है। तो सुनो, इस दूरी का सॉल्यूशन क्या मालूम है, सुन सॉल्यूशन बता रहा हूं। फैक्ट्री के आजू बाजू में ही एक डेपो बनाओ। क्या बोला, फैक्ट्री के, ये देख फैक्ट्री के आजू बाजू में एक डेपो बनाओ। और डेपो मतलब एक ऐसी जगह है जहां पे सारा कंटेनर्स, उसका कंसाइनमेंट स्टोर हो जाएगा। अरे एक्सपोर्टर जो प्रोडक्ट बनाता है ना, तो प्रोडक्ट के वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना यार। अरे अपने प्रोडक्ट बेचते एक्सपोर्ट करते तो एक एक यूनिट थोड़ी बेचते, होलसेल में इतना बड़ा कंसाइनमेंट जाता है, तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते। तो क्या करेंगे ये लोग, बाजू में डेपो है ना, ये देख बाजू में डेपो है, यहाँ पे सारे कंटेनर को रख दो। एक सेकंड, डेपो, एंड फिर यहां क्या होगा मालूम है, कस्टम्स के आदमी लोग बैठेंगे। कस्टम्स के आदमी मतलब गवर्नमेंट के लोग हैं वो। इधर कस्टम्स वाले अपना डेरा जमा के बैठ जाएंगे, और इधर ही जो करना है कर देंगे। क्या करना है कर देंगे। अरे कस्टम्स वालों को चेकिंग वेकिंग करना होता है ना, ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, सब फॉर्मेलिटी अपने घर के बाजू में ही हो जाएगा। घर मतलब फैक्ट्री। और सोच अपने फैक्ट्री के बाजू में सारा काम ही खत्म हो गया, फिर टेंशन ही क्या है। अरे फिर तुम लोग बोलोगे नहीं लेकिन अभी भी सी तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। अरे वो काम क्या है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इजीली कर देती है। क्या लिखा स्क्रीन पर देखो, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट कंपनी है। क्या नाम से, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो लोग क्या बोलते हैं, आपका कस्टम्स का सब फॉर्मेलिटी हो गया ना, अब टेंशन मत लो, तुम लोग तुम्हारे फैक्ट्री में बैठो, हम आपका सामान सी तक पहुंचा देंगे, शिप में चढ़ा देंगे। सी अपने को क्या है, सुनो इधर देखना,
सब फॉर्मेलिटी इधर होती है ना, तो एक तो इतने दूर तक जाओ, फिर बेचैनी में जाओ कि उधर सब काम होगा कि नहीं ढंग से। लेकिन एक बार कि अपने फैक्ट्री के नजदीक ही कोई डेपो है, उधर ही सब कस्टम्स की फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, तो बाद में हम लोग फ्री हो गए ना यार। हम लोग मतलब ये देखो, ये आदमी फ्री हो गया, फिर उसको क्या है मालूम है, वो सीसीआई था ना, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन लोग को पैसा देना है, उन लोग सारे कंटेनर को सही सलामत शिप पे चढ़ा देंगे। अरे मतलब इसके लिए अभी टेंशन, मेन काम क्या करना पड़े, ये देख, भारत में लोगों को एक ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा डेपो बनाने का। और ये देख, डेपो बनाना मतलब मजाक नहीं है। डेपो मतलब क्या होता है में, अरे मतलब एक बहुत छोटा सा कमरा नहीं है, बहुत बड़ा। अरे एयरपोर्ट में गए हो कभी? एयरपोर्ट मतलब कोई छोटा सा रूम है, इतनी बड़ी जगह है, लेकिन वो एयरपोर्ट है। तो वैसे सी का भी जो पोर्ट होता है ना, वैसा सी के बाजू में जो पोर्ट होता है ना, वैसा का वैसा पोर्ट अपने फैक्ट्री के बाजू में। तो सी ड्राइंग करते रहे, मैं ऐसा छोटा सा एक 4 दीवार छत बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा सेटअप होता है। और वहां मालूम है कस्टम्स के सब ऑफिसर लोग बैठते हैं। मतलब इन शॉर्ट एक एयरपोर्ट जैसी चीज अपने घर के बाजू में बन गई। एयरपोर्ट तो नहीं बोला, सॉरी, सी पोर्ट अपने फैक्ट्री के बाजू में बन गया, और सब कस्टम्स का फॉर्मेलिटी हो गया। लेकिन सुन, ये डेपो कौन बनाएगा? कोई प्राइवेट आदमी। स्क्रीन पर देखो ना, ये जो सी के बाजू में होता है ना, समुद्र के बाजू में, ये तो सब गवर्नमेंट ने बनाया हुआ रहता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम लोग देखो समुद्र के बाजू में पोर्ट तो हम बना देंगे, वो तो हमको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, फैक्ट्रियों के बाजू बाजू में बनाना हम लोग थोड़ी करेंगे। इसके लिए भारतवासियों को एक ऐलान किया, कम ऑन इंडिया वालों, तुम लोग डेपोज बनाओ, और इस डेपो में तुम्हारी जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन मेरे को बताओ, डेपो बनाने वाले की कमाई क्या है? चार्जेस लेगा। भले ये आदमी को क्या, ये देखो आदमी दिख रहा है, उसको बोलेंगे तेरा कंटेनर इधर तू रखता है, उसका सब कस्टम्स का फॉर्मेलिटी होता है, उसका पैसा लगेगा दोस्त। तो पैसा तो लगे, हर धंधे में कमाई तो होती है ना, चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं लोग यार। लेकिन कमा तू, लेकिन तेरे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तेरे को 100% डिडक्शन मिलेगा। टेल मी, इसको ऐसा क्यों नाम दिया, इनलैंड कंटेनर डेपो? इनलैंड मतलब इन मतलब अंदर है। ये देखो, ये लाइन देख, ड्राइंग देख, ये क्या है, मतलब ये लाइन का मतलब इधर लैंड खत्म हो रहा है और पानी चालू हो गया। लेकिन ये तो लैंड का बाउंड्री है ना, और थोड़ा अंदर आ गया तो क्या बोलते हैं, इन लैंड। कंटेनर मतलब एक्सपोर्ट के कंटेनर, डेपो मतलब एक ऐसी जगह जहां स्टोर होगा। खत्म, मैंने इसका मीनिंग बता दिया। एक से मैं अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर देता हूं, ताकि तुम लोगों को रिवाइज विवाइज करना हो ना तो काम आएगा। ये देखो, अपने को इधर एक डेपो बनाना पड़ेगा, कहां पर, फैक्ट्री के नजदीक। एक्चुअली तुम लोगों ने देखा, इधर हम इनको भाव क्यों दे रही गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? तुम लोग बोले तो एक्सपोर्टर को इंपॉर्टेंस दो ना, अरे एक्सपोर्टर को तो दिया ही है। तुम लोग को मालूम है एक्सपोर्टर लोग की इनकम माफ है सेक्शन 10AA में। पूरा माफ नहीं, उसका कुछ फॉर्मूला एक दिन सिखाऊंगा क्लास में। लेकिन एक्सपोर्टर लोग को तो इंसेंटिव दिया ही अंडर सेक्शन 10AA। इधर मैं एक्सपोर्टर नहीं हूं, मैं एक्सपोर्टर का सपोर्टर हूं। एक्सपोर्टर के बाजू में जाके बैठ गया इधर डेपो बना के, और एक्सपोर्टर लोग को हेल्प कर रहा हूं। तो ये देख, इसको क्या फायदा मिल रहा है, 10AA। इसको क्या फायदा मिल रहा है, डेपो बनाने वाले को 35AD। समझना अच्छी तरह यार, जो खुद एक्सपोर्ट करता है उसका तो इनकम 10AA में माफ है, और जो एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट करता है डेपो वाला, उसको 35AD मिल रहा है। सी वो जो डेपो होता है ना, उसमें कस्टम्स के ऑफिसर लोग ने डेरा ही जमा लिया होता है। मतलब एक तरह समझो ना, वो कस्टम्स का वो पोर्ट ही बन गया। वो फर्क इतना है, जो एक्चुअल समुद्र के तट पर होता है ना, वो गवर्नमेंट ने पूरा सेटअप किया होता है। एंड गवर्नमेंट उतना तो कर सकती है, लेकिन पब्लिक बोलेगी नहीं हम लोग के बाजू बाजू में होना चाहिए, तो गवर्नमेंट थोड़ी करेगी यार। वो तो किसी प्राइवेट मनुष्य को इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा। लेकिन इनिशिएटिव लेने वाला भले प्राइवेट मनुष्य हो, लेकिन अंदर सेटअप पूरा गवर्नमेंट का आ जाएगा, कस्टम्स के आदमी लोग रहेंगे। अरे इनफैक्ट ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इधर देखो, इधर एक्ट में लिखा भी है,
दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962। अरे मतलब अपने जो डेपो बनाएंगे ना, ये देखो, ये जो डेपो बनाएंगे, ये मेरे मन मुताबिक नहीं बनेगा। इधर कितने काउंटर होने चाहिए, कौन सा कोना कोपचा क्या बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कस्टम्स एक्ट 1962। मतलब कस्टम्स डिपार्टमेंट के नक्शे कदम से डेपो बनेगा और कस्टम्स के आदमी लोग बैठेंगे, तो ही जाके कस्टम्स की फॉर्मेलिटी पूरी होगी ना। तो खत्म हो गया। ये देखो, ये क्या था? इनलैंड कंटेनर डेपो। लेकिन इधर पता है क्या लिखना पड़ेगा? अप्रूव्ड बाय, अप्रूव्ड, एक सेकेंड, कस्टम्स एक्ट 1962। एक ऐसा इनलैंड कंटेनर डेपो चाहिए विच इज अप्रूव्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962। फिर सुनो अगला धंधा क्या? लुक जल्दी देखो, कम ऑन, हिम्मत रखो जल्दी। ज्यादा नहीं पढ़ हम लोग, खाली धंधे का नाम ही पढ़ रहे, क्या करे, पढ़ना पड़ेगा। बट बी कीपिंग, बी कीपिंग का धंधा, बी कीपिंग टू प्रोड्यूस हनी एंड वैक्स, हनी एंड वैक्स। तुम लोग पता है मधुमक्खी से शहद आती है, लेकिन पता है मधुमक्खियों से जब शहद आती है ना, तो साथ साथ वैक्स भी बन जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब समझता है ना, कि मेन कुछ और बना रहे, कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वैक्स इज अ बाय प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट इज हनी, शहद। लेकिन वो किसकी बदौलत होता है? बीज। ये देखो, बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी। नाउ टेल मी, बी कीपिंग का मतलब क्या होता है? तो अरे मधुमक्खियों को पाल पोस के बड़ा करना, उसका परिवार बढ़ाना। तुम लोग मालूम है आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है? मधुमक्खियां ना हवे में अपने अपने अलग अलग घूम रही है, और हर मधुमक्खी अलग अलग घूमेगी तो उनकी फैमिली कैसे बनेगी? इससे पता बी कीपिंग वाले क्या करते? इधर देखो, सब मधुमक्खियों को इकट्ठा करते, और सब मधुमक्खी इकट्ठी रहेगी तो उनके बीच में रिलेशंस बनेंगे। वो बोलते हैं ना, उनकी फैमिली बढ़ेगी, उनके बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो एक मधुमक्खी से 100 मधुमक्खी हो जाएगी, और जितनी ज्यादा मधुमक्खी होगी, इट विल बी इजी टू प्रोड्यूस हनी एंड वैक्स। सी तुम लोग ये मत सोचो गवर्नमेंट ने हनी के धंधे को इंपॉर्टेंस दिया है। सी हनी का इंपॉर्टेंस नहीं है, वैक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक्टिविटी कोई करता नहीं है भारत में। सोच, ये मधुमक्खियों को पालने वाली एक्टिविटी कोई करेगा ही नहीं तो। अरे इंडिया में ऑलरेडी बहुत कम लोग करते क्या बी कीपिंग। अगर सोच, अगर ऐसा कोई धंधा करेगा ही नहीं तो एक दिन ऐसा धंधा करने वाले सब बंद हो गए तो क्या होगा बताओ? सारी मधुमक्खियां मर जाएगी। अरे मधुमक्खियों का परिवार ही नहीं बनेगा। एक मधुमक्खी इधर घूम रही है, एक उधर घूम रही है, थोड़े देर में दोनों मर गए, खत्म। अरे तो मधुमक्खी नहीं तो हनी मिलना इम्पॉसिबल। वैक्स, वैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी मशीनों में लुब्रिकेंट का काम करता है वो। इसलिए गवर्नमेंट ने पता है हनी और वैक्स के चक्कर में इसको प्रमोट नहीं किया है। ये एक्टिविटी ऐसी है ना कि बहुत रेयर हो गई है, और ऐसा ना हो जाए कि एक्टिविटी बंद ही हो जाए। इससे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे, यार मधुमक्खियों का बी कीपिंग का काम करो। और पता है ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल धंधा है, और आजकल के मॉडर्न लोग क्या है, मॉडर्न चीज कंप्यूटर आईटी वाईटी उसमें घुसे पड़े। ये मधुमक्खियों पालना पोसना कौन करता है यार? तो यार गवर्नमेंट को आउट ऑफ द वे जाके एंकरेज करना पड़ता है, करो। तो ये क्या था? बी कीपिंग। लेकिन सी बी कीपिंग के नीचे क्या लिखूंगा मालूम है? ये देखो, बी कीपिंग के नीचे देखो, एक से ना इसको थोड़ा है ना छोटा करना पड़ेगा, जगह नहीं है ना। और इधर क्या आएगा? ये देखो, बी कीपिंग फॉर हनी, एक से ना हनी एंड वैक्स। ओके सुनो, इधर कोई कोई लोग को डाउट आता है, मैंने सेक्शन लॉन्च करते टाइम कैसे बताया था इन धंधों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, ऐसे बोल के शुरू किया था ना। एंड बराबर अभी तक जितने भी धंधे हैं ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाले, लेकिन बी कीपिंग में
इतना कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एट द मोस्ट क्या है, कमरा जैसा लेना पड़ेगा, 4 दीवार छत, इतना कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन कोई बोले फर्स्ट से हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो, अरे बात इधर इन्वेस्टमेंट की नहीं है, एक्टिविटी को प्रमोट करना है। सी, हैवी इन्वेस्टमेंट अपने को है ना, सुनो, इतने बड़े बड़े क्रॉस कंट्री कोल्ड चेन के मुकाबले लगता है तो सस्ता धंधा है, लेकिन जिसका धंधा है उसके लिए महंगाई है। आज मैं कोचिंग क्लास जैसा छोटा सा धंधा चालू कर रहा हूं, मेरे लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा टेंशन है। आज मुझे प्रोजेक्टर लेना सोचना पड़ता है, लू के नहीं। सी, जिसके लिए है उसके लिए तो बड़ा ही है ना यार। तुम लोग कंपेरेटिवली देखोगे, ये बी कीपिंग वाले का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बी कीपिंग वाला है उसको तो लग रहा है इतना बड़ा कमरा लेना भी जान पे आता होगा, लेकिन उसको क्या बोलता है, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, तू पैसे फेंक, तमाशा देख। तो ठीक है, आई एग्री कि इसमें इतने बड़े बड़े कैपेक्स नहीं होते, बट क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, ये एक्टिविटीज को एंकरेज करना है ताकि ये एक्टिविटी कहीं बंद ना हो जाए। फिर सुनो, ये क्या था, बी कीपिंग। फिर अगला सुनो, सी, बी कीपिंग में रेवेन्यू क्या होगा, हनी बना के बेचो, वैक्स बना के बेचो। अरे आज ये देखो, मैंने 100-200 मधुमक्खियों इकट्ठा कर दिया है, पेशेंस रखना है। पेशेंस क्यों, तो धीरे धीरे इन लोगों को मधुमक्खी का छत्ता बनता है ना, वो मधुमक्खी का छत्ता, क्या छत्ता बोलते हैं ना हिंदी में उसको, एंड फिर उसके अंदर से हनी निकलता है, उसका मेहनत करनी पड़ती है, वैक्स निकलता है, फिर उसको बेचो पैकिंग करके। ये तो प्योर प्रोडक्शन बिजनेस है, यू आर प्रोड्यूसिंग हनी एंड वैक्स, यू विल सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू इधर, एंड आवर गुड्स इज हनी एंड वैक्स, बेच के इनकम आएगी। इनकम तो हर धंधे में आनी है ना, नहीं तो कोई धंधा ही क्यों करे, इनकम नहीं है तो। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, जल्दी देखो, वेयर हाउसिंग, ले वापस वेयर हाउसिंग आ गया। लेकिन पहले जो वेयर हाउसिंग था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए था, अभी शुगर के लिए। तुम मालूम है, शुगर फैक्ट्रीज जो है ना, भारत में बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है, लेकिन शुगर फैक्ट्री वाले ना शुगर प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, उन लोगों को स्टोर करने का जगह नहीं है, और शुगर को स्टोरेज की जरूरत है, मानो क्यों जरूरत है, नहीं तो शुगर है ना ऐसी खुली जगह पे छोड़ दोगे ना, पड़े पड़े शुगर मेल्ट हो जाती है, गल जा, अरे चीनी है चिकट चिकट हो जाता है ना पूरा यार, शुगर तो पड़े पड़े मेल्ट भी हो जाती है। मतलब शुगर को अगर ढंग से स्टोर नहीं किया ना, पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो फैक्ट्री में शुगर का प्रोडक्शन होता है इतना होलसेल में होता है कि अगर उसको ढंग से स्टोर नहीं किया ना तो पूरा प्रोडक्शन नष्ट हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट क्या बोलती है, यार शुगर बनाने वाले तो बना रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो वेयर हाउस बना के उनको प्रोवाइड करे, ताकि शुगर मैन्युफैक्चरर को स्टोर करने की जगह मिले। सिर्फ तुम लोग को लगता होगा इन लोग के स्टोरेज की गवर्नमेंट को इतनी चिंता क्यों है, सिर्फ तुम लोग ने देश चलाया नहीं है ना, जो देश चला रहा है उसको मालूम है देश में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या तकलीफ है, किसकी शॉर्टेज है, किसकी कमी है, किसका सरप्लस है, देश चलाने वालों मालूम है ना। तो भारत सरकार को पता है कि शुगर फैक्ट्रीज को तकलीफ है, किसकी, स्टोरेज की, तो उस तकलीफ का तो हल निकाला है, क्या बोल के, कमॉन बोल के, कमॉन वेयर हाउस बनाओ और स्टोरेज ऑफ शुगर, और तुम पैसों की चिंता ना करो, पैसे हम नहीं देंगे, बट तू पैसा फेंक, तमाशा देख। अब इससे कितने लोग हैं ना बैठे बैठे ये भी सोच रहे होंगे, यार एक वेयर हाउसिंग इधर डाला है, एक वेयर हाउसिंग इधर डाला है, दोनों इकट्ठा कर दिए होते ना ऐसा करके। मेरे को भी कोड बनाने आता है, कोड बनाने में प्रो हूं, बचपन से कोड बना रहा हूं इतने सालों से। मैंने जब ये डब्ल्यू को अलग रखा है, ये डब्ल्यू को अलग रखा है, तो उसके पीछे कोई रीजन है, वो रीजन वक्त आने पे बनाऊंगा। अरे मैं चाहता तो इन अल्फाबेट्स को जंबल करके अच्छा वर्ड भी बना सकता था, लेकिन पता है इन अल्फाबेट्स को जंबल किया ना लफड़ा हो जाएगा। वो लफड़ा क्या होगा तुम लोग को थोड़ी देर के बाद ही बता पाऊंगा। इससे पता है, सुनो लुक, ये सब अल्फाबेट्स है ना, जो ऑर्डर में मैंने लिखे हैं ना, प्लीज इस ऑर्डर को कभी ना बदलियो, यही ऑर्डर में रहना, इसको छेड़ना मत, क्योंकि आगे को डेट का लफड़ा आने वाला है, तो तब तुमको समझेगा भाई ये ऑर्डर से मस्ती करने का नहीं। इसलिए पता है, इसका तुम लोग अच्छा वर्ड बना के कोड वर्ड मत बना, चुपचाप गाने की तरह याद कर इसको। कैसा था, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, हाउसिंग,
तो ये देखो इधर में क्या लिखो, वेयर हाउसिंग फॉर वॉट, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर। फिर देखो खत्म होने आ गया, कमॉन कमॉन, अगला पॉइंट देखो, स्लरी पाइपलाइन नेटवर्क, स्लरी पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और, अरे मतलब आयरन ओर का पहले मेरे को आयरन ओर का मतलब बताओ तो ही समझा पाऊंगा। आयरन सबको मालूम है, मेरे को भी पता है, सबको मालूम है आयरन क्या होता है, और क्या होता है रॉ फॉर्म में। सी आयरन तो लोखंड होता है, लेकिन अपने जो लोखंड का जो सलिया देखते हैं वो तो फिनिश प्रोडक्ट होता है। जो रॉ आयरन होता है ना, वो धरती के नीचे से निकलता है, एकदम मिट्टी जैसा होता है, नरम नरम मिट्टी नहीं, कड़क कड़क मिट्टी, ऐसे पाउडर फॉर्म में होता है एकदम, मतलब रॉ आयरन होता है, उसको आयरन ओर। और पता है आयरन के धंधे में तकलीफ क्या है, एक और धरती को खोदोगे ना, इतना ज्यादा आयरन निकलता, निकलते ही जाता है, निकलते ही जाता है, तभी तो बहुत सस्ते में मिलता है। लोखंड का भाव कम क्यों है, क्योंकि होलसेल में निकलता है। लेकिन तकलीफ क्या होगी फिर सुनो ना, जमीन खोद के बहुत ज्यादा आयरन निकला तो तकलीफ क्या आएगी बताओ। अरे फिर आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का टेंशन, एक तो इतना सारा आयरन निकल रहा है, फिर उसके डब्बे पैक कर करके ट्रांसपोर्ट करना। अरे जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बढ़ेगा ना। तो पता है ये लोग क्या करते हैं, सुनो आयरन वाले क्या करते हैं, जिस धरती से आयरन निकलता है ना, उधर से ही पाइप बना लेते हैं, और वो पाइप देश के कोने कोने तक जाएगा, और इंडिया के अंदर ही पाइप रखेंगे। अपने को दूसरे कंट्री से कनेक्ट होने का जरूरत नहीं है। आयरन के लिए हम लोग, हमारा कॉन्फिडेंट है कि बहुत आयरन मिलेगा इंडिया में। पेट्रोल के लिए क्या भरोसा नहीं, इंडिया में नहीं आया तो दूसरे कंट्री से नेटवर्क बना के रखता है। लेकिन ये नेटवर्क क्रॉस कंट्री है कि लोकल है, लोकल, और इधर भी पाइप के थ्रू आयरन ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन पता है तुम लोग सुने जा रहे हो, डाउट क्या आना चाहिए, आयरन कैसे पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अरे पाइप के थ्रू कोई लिक्विड होता है, लिक्विड, लिक्विड वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, लेकिन आयरन इज लिक्विड के सॉलिड, सॉलिड होता, सॉलिड। धरती से जो आयरन निकलता है सॉलिड होता है। सोच, उस धरती से एक पाइप बना भी दिया ना, तो आयरन तो क्या पाइप के अंदर जाके बैठ जाएगा, तो इसलिए उसको गीला गीला बनाना पड़ता है, गीला गीला, गीले गीले को बोलते स्लरी, यही तो वर्ड था, स्लरी मतलब गीला गीला। और वो इन लोग क्या करते सुनो, ऐसा लिक्विड मिक्स करते हैं ना जिसके अंदर आयरन पूरा घुल मिल जाएगा और पूरा लिक्विड ही बन जाएगा, एंड फिर बाद में पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। फिर जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तो लिक्विड अलग, आयरन अलग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लरी पाइपलाइन नेटवर्क। इसके लिए मैं यही ड्राइंग दिखा दूं तो भी चलेगा, लेकिन फर्क क्या है, अभी पाइप के थ्रू पेट्रोल नहीं, क्या जा रहा है, आयरन ओर, एक सेकंड, आयरन ओर। लेकिन वो आयरन ओर तो क्या सॉलिड है, तो उसको गीला गीला बनाना पड़ता है, गीला गीला, और गीला गीला मतलब स्लरी। लेकिन ये क्रॉस कंट्री है नहीं, ये नेटवर्क इंडिया के अंदर ही है, चलेगा, खत्म हो गया। तो एस क्या था, स्लरी पाइपलाइन नेटवर्क फॉर एक सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर। तो इधर लिखना पड़ेगा ना किसके लिए, आयरन ओर, क्या लिखूं, आयरन ओर। ये थोड़ा मैं ढंग से वापस लिख दूंगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आयरन ओर हो गया। फिर आगे देखो क्या है नेक्स्ट, एक और ऐसे, कम ऑन हिम्मत रखो, सेमी कंडक्टर वेफर, सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग, वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यूनिट मतलब एक धंधा डालना है, कैसा धंधा, जिसमें हम लोग वेफर बनाएंगे, वेफर, वेफर मतलब क्या होता है, वो खाने वाला लेज वेफर बालाजी वो नहीं, ये वेफर का मतलब क्या ना, सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, वेफर। वेफर क्यों बोलते हैं बताऊंगा, लुक, बेसिकली है ना, मैं सिलिकॉन चिप्स बनाने का धंधा कर रहा हूं, और पता है इस धंधे को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे, बहुत सिलिकॉन की जो चिप होती है ना, बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। ये देखो
अपने मोबाइल जैसे इक्विपमेंट होते हैं, ये आईपैड लेके जो बैठा हूं, कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये सब डिवाइसेस एकदम स्मूथली कैसे रन करते? बिकॉज ऑफ सिलिकॉन चिप्स। सी आज मुझे आईपैड है, मोबाइल चलाना है, तो इन सब के लिए मुझे बैटरी चाहिए, करंट चाहिए। लेकिन करंट क्या है? मोबाइल के एक एक पार्ट्स तक पहुंच पाना चाहिए ना। तुम लोग पता है ये इतना सा मोबाइल है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स है, और करंट जब तक, ये मोबाइल है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, और हर पार्ट तक अगर करंट नहीं पहुंचा ना, तो मोबाइल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये टच स्क्रीन को मैं टच करते करते रह जाऊंगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। लेकिन अपने को कैसे टच करते ही सीधा रिस्पॉन्स मिलता है? क्यों? क्योंकि हर पार्ट तक फटाफट करंट पहुंचता है, और करंट पहुंचाने का काम करता है सिलिकॉन चिप्स। इसको पता है सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? अरे कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करता है, और सेमी मतलब वो बीच वाला है। मेन कौन होता है मालूम है? ये देखो, आज इधर ये सॉकेट है, इधर देखो प्लग पॉइंट है, जो सॉकेट होता है ना प्लग पॉइंट का, उधर से मेन करंट आता है, उसको बोलते मेन कंडक्टर। अरे जैसे मोबाइल में मेन कंडक्टर बैटरी होगी, बैटरी को चार्ज कर दिया ना एक बार सॉकेट से, तो बैटरी इज द बोल क्या है, मेन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स। लेकिन वहां से करंट जाएगा सिलिकॉन चिप्स के पास, फिर वो जगह जगह पे पहुंचाएगा। इसे सिलिकॉन क्या हो गया? सेमी कंडक्टर, क्योंकि वो बाद में है ना। मेन कौन है? बैटरी। तो इन शॉर्ट सुनो, वो सिलिकॉन की चिप्स बनानी पड़ती है। कि मैं मोबाइल लेके बता रहा हूं, मैं मोबाइल नहीं बनाऊंगा, मुझे मोबाइल के अंदर जो चिप होती है ना सिलिकॉन की, वो बनानी है। और पता है करंट तो है ना कोई भी मेटल से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, करंट तो कोई भी मेटल से ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन सिलिकॉन की खासियत क्या मालूम है? हाई स्पीड पे करंट पास होता है। आज तो लोखंड भी होता है, उससे करंट पास होना जाएगा, लेकिन सिलिकॉन से हाई स्पीड पे, इसे सिलिकॉन का इंपॉर्टेंस है। अरे अमेरिका वालों ने तो सिलिकॉन वैली नाम रख दिया है। अरे यूएसए में, अमेरिका में सिलिकॉन वैली नहीं बोलते उधर, कैलिफोर्निया वो सब जगह को। क्यों? क्योंकि उधर सिलिकॉन का बहुत प्रोडक्शन होता है, तभी तो आईटी सेक्टर में उनका नाम आता है। आईफोन, लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह सब। एक सेकंड सुनो, बेसिकली पता सिलिकॉन कहां से निकलता है? धरती के नीचे से। लेकिन धरती से सिलिकॉन निकलता मिट्टी जैसा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कड़क कड़क मिट्टी को है ना एक सिलेंडर के फॉर्म में बनाते हैं। अरे वो सिलिकॉन को जमीन से निकाल के पहले एक सिलेंडर बनाते, सिलेंडर, एंड फिर उसको ऐसे ये देखो कट करते, स्लाइस करते, इसलिए बोलते वेफर। लॉजिक बताए वेफर का। वेफर एक आम वर्ड है, जिसमें कोई भी चीज को स्लाइस किया ना तो वेफर। बनाना चिप्स केले का वेफर होता है, केले को स्लाइस करते हैं ना, तो वैसे सिलिकॉन का भी क्या होता है, धरती से निकल के पहले बनता है सिलेंडर, फिर उसको स्लाइस करते तो बनता है वेफर। इन शॉर्ट वेफर वर्ड कन्विंस किया मैंने, वेफर क्यों रखा है। करना क्या अपने को, वेफर बनाओ, सिलिकॉन के चिप्स बनाओ। ये धंधा भारत में चालू किया ना, गवर्नमेंट खुश हो जाएगी। अरे इसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। इट विल सपोर्ट आईटी सेक्टर, वेफर मैन्युफैक्चर विल सपोर्ट आईटी सेक्टर। इधर पता है कितने सपोर्टर लोग ही है। एक खेती का सपोर्टर था वेयर हाउसिंग, एक खेती का एक और सपोर्टर था फर्टिलाइजर, एक एक्सपोर्टर का सपोर्टर था कौन, आईसीडी वाला। ये आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता है वेफर वाले। तो इधर क्या लिखूं बताओ? एस क्या लिया था मैंने, एस? अरे एस क्या था? सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग। अरे इन शॉर्ट तुम लोग इतना भी याद रखोगे ना, वेफर बनाने का बस, खाली इतना दिमाग में रखो, ये खाने वाला वेफर नहीं है, इट इज सिलिकॉन चिप्स बस। फिर कम ऑन, हिम्मत रखो, लास्ट पॉइंट पे आगे जल्दी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए जरूरी कि नहीं? अब बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के धंधे को इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना? सवाल ही नहीं, सबसे पहला इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। भले पढ़ाने में लास्ट आया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के लिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, रोड बनाओ, हाईवे बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, मेट्रो बनाओ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स बनाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताए, ये सब अगर बनाओगे तो तुम्हारे धंधे में जो भी कैपेक्स है 100% रिडक्शन मिलेगा। अब ये देखो मैंने इधर क्या लिखा है, देखो DOM दिख रहा है, डेवलपिंग
ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग, मतलब इधर तो तू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर तो भी डिडक्शन मिलेगा, ऑपरेट कर तो भी मिलेगा, मेंटेन कर तो भी मिलेगा। पता है ये सब हाईवे सीलिंग वगैरह है ना, उस पर डेवलप करने वाला कोई और होता है। जैसे सीलिंग देख लो, सीलिंग सीलिंग है ना अपना मुंबई में सीलिंग, तो वो डेवलप करने वाला बनाने वाला कोई और होता है, फिर उसको ऑपरेट करने वाला कोई और है, फिर उसको मेंटेन करना कोई और होता है। तो लॉ क्या बोलता है, तू कोई भी बन चलेगा, चाहे तू डेवलप कर, ऑपरेट कर, के मेंटेन कर, जो करना है कर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में तूने हाथ डाला ना तो हमारा साथ तेरे साथ है। तो ये था, तो सुनो खत्म हो गया 14 बिजनेस की लिस्ट खत्म। तो इसका गाना गाता हूं, देखो मैं गाना गा रहा हूं, गाने के बोल बदले हैं अभी, लेकिन गाने की धुन अभी भी सेम है। ओके, तो ये देखो, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग। आगे गाना कैसे गाएंगे, फर्टिलाइजर्स, आईसीडी, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग, स्लरी स्लरी, सेमी सेमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अटक गया गाना, आगे के लिरिक्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए। अरे लिरिक्स नहीं है ना तो अरे इधर ट्यून चेंज होता है, इधर ये देखो, इधर ट्यून बदला फिर इधर बदला, अभी ये नया लिरिक पैराग्राफ चालू हुआ, गाना अटक गया उधर ही। गाना गाना पड़ेगा, 2-3 बार गाओगे ना ऐसे लगे यार 35 AD इतना बड़ा सेक्शन, लेकिन मेरे कंट्रोल में यार, पूरा पूरा अपने को कब्जे में लगेगा। लेकिन अगर यही धंधे ऐसे सुने हुए रहेंगे ना, पता नहीं 35 AD में क्या क्या, कोई स्लरी है कोई सेमी है, ऐसे खोया हुआ बच्चा फील करता है। तो बोलो कैसे था, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, इसका फास्ट ट्रैक वर्जन ऐसा है, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग, फर्टिलाइजर्स, आईसीडी, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग, स्लरी स्लरी, सेमी सेमी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आगे गवर्नमेंट बताएगी। और अमेंडमेंट आते हैं इसमें, मेरे सामने सेक्शन बड़ा हुआ है, ये रैप नहीं है मेलोडी है, ये रैप नहीं, ये क्या है मेलोडी है। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग, फर्टिलाइजर्स, आईसीडी, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग, स्लरी स्लरी, सेमी सेमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक एक का डिटेल्स बताओ, देखे बिगर बोलना। ये देखो, कोल्ड चेन किसके लिए, एनी प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, क्रॉस कंट्री किसके लिए, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए, हॉस्पिटल कैसी 100 बेड्स वाली, होटल कैसी 2 स्टार वाली, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्लम रीडेवलपमेंट वाला, एक और हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाला, फर्टिलाइजर्स कैसे जैसे है वैसे, फिर आईसीडी कैसा कस्टम्स एक्ट में अप्रूव्ड वाला, बी कीपिंग किसके लिए, हनी और वैक्स के लिए, एक और वेयर हाउसिंग किसके लिए, शुगर के लिए, स्लरी पाइपलाइन किसके लिए, आयरन ओर के लिए, सेमीकंडक्टर क्या, वेफर, सिलिकॉन चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कैसा भी। अरे इधर नीचे कुछ भी नहीं था ना यार, वो तो हर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा। अरे बी कीपिंग हनी वैक्स के लिए था ना वो, ठीक है। वैक्स वैक्स नहीं समझा, वैक्स, हाँ मोमबत्ती, मोमबत्ती वैक्स से तो बनती है। वैक्स जो होता है ना सी एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन मोमबत्ती तो क्या फिनिश प्रोडक्ट है वैक्स से बना। कैंडल होता है ना, उसके रॉ मटेरियल वैक्स है, कैंडल इज अ फिनिश प्रोडक्ट। वो क्या वैक्स को पूरा एकदम कड़क कर देते तो जो कैंडल जिससे बनते वैक्स है, नहीं नहीं ये वैक्स वही है। ये देखो अपना स्टेटस चेक करो, ये 14 बिजनेस की थियरी थी, सुनो ये 14 बिजनेस की नहीं, देख नहीं रहे लोग, मुझे इग्नोर कर रहे। 14 बिजनेस की थियरी भी अभी चल रही है। इन 14 धंधों के लिए अपने को कुछ डेट्स बाय करना पड़ेगा, डेट्स वो बताऊंगा, उसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। ये देखो, लुक लुक, ये देखो स्क्रीन पर देखना, जैसे कोल्ड चेन का धंधा दिख रहा है, कोल्ड चेन का, अरे कोल्ड चेन बिजनेस को डिडक्शन चाहिए ना, तो एक शर्त है, ये दो शर्त क्या है, बिजनेस शुड स्टार्ट
ऑन और आफ्टर 1/4/2009, मतलब धंधा 1409 के बाद चालू करोगे, स्क्रीन पर देख, तो डिडक्शन मिलेगा। अगर किसी ने 149 के पहले धंधा चालू किया था, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अरे इसका लॉजिक क्या है, सोचो। मैं इधर लिख रहा हूं, तब तक देखो 1/4/2009, ये एक डेट है, देखो। अरे तो रूल क्या था बताओ इधर। 1409 के पहले बिजनेस चालू किया ना, तो सेक्शन 35 AD में डिडक्शन नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो फिर क्या मिलता है? सी 35 AD नहीं तो ऐसे नहीं कि जहां लुट गया, सेक्शन 32 तो है ही। सी 35 AD भी क्या है, कैपेक्स के लिए, और कैपेक्स के लिए कुछ नहीं तो डेप्रिसिएशन तो मिलता ही है। नहीं, अरे 35 AD ले लिया तो डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। और जब एसेट की सारी कॉस्ट 35 AD में माइनस हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? तो सी इधर देखो, मेन पॉइंट क्या था कि जिन लोग का 149 के पहले धंधा चालू हुआ था ना, उनको 35 AD नहीं मिलेगा, बट डेप्रिसिएशन मिल सकता है। और जिनका, बोल अभी क्या बोलने वाला हूं, जिनका 149 के बाद बिजनेस चालू हुआ, उनको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन मिलेगा। उनको इधर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है, कॉस्ट माइनस हो गई ना। अरे 35 AD ज्यादा अच्छा लगता है ना पब्लिक को, तो अभी डाउट क्या आना चाहिए, ऐसा क्यों खाली इन लोगों को ही मिला है, इन लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि जो लोग 1/4/2009 के पहले धंधा कर रहे, वो बेचारे भी तो कोल्ड चेन का ही धंधा कर रहे। गवर्नमेंट को कोल्ड चेन के धंधे से प्यार है ना, तो जिनका पहले से कोल्ड चेन का धंधा है, उसका भी तो प्यारा वाला धंधा है। तो गवर्नमेंट ने जूने लोग को मना किया था। नहीं सुनो, एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना 35 AD, लुक स्क्रीन पर देखो, 1/4/2009 में ये सेक्शन पैदा हुआ था, 2009 के बजट में आया था। फिर भी उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बोलना चाहिए 2009 के बजट में आया तो क्या है, जो लोग पहले वो धंधा कर रहे थे उनको हैंड्सफोर्थ तो डिडक्शन दो। सी 35 AD इज इट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस के टाइम के लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। तो जो लोग 2009 के पहले धंधा कर रहे थे, तो चलो पहले वो सेक्शन नहीं था, लेकिन अब तो आ गया ना 2009 में, तो पुराने लोगों को हैंड्सफोर्थ तो देओ ना। लेकिन मना ही कर दिया, नहीं जूने लोग को नहीं मिलेगा, नवे लोग के लिए। तो इसका रीजन सुनो, रीजन समझ तो मजा आएगा। रीजन क्या है पता है? गवर्नमेंट ने 2009 के बजट में देखो अनाउंसमेंट की थी, कम ऑन इंडिया वालों, कोल्ड चेन का धंधा चालू करो। तो टेल मी, ये कम ऑन वर्ड किसको सूट करता है? जो इस धंधे में आया नहीं था। जो आया नहीं है उसको बोलना पड़ता है कम ऑन, लेकिन जो ऑलरेडी कमौना हुआ बैठा है, जो ऑलरेडी कमौना हुआ बैठा है, मतलब जो ऑलरेडी कमौन होके बैठा है, उसको क्यों सिर पे चढ़ावे? मोटिवेशन की जरूरत किसको है? जो नहीं कर रहा है उसको जगाना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट भी 2009 के बजट में क्या सोची, यार कितने लोग कोल्ड चेन का धंधा नहीं कर रहे, तो उनको बोला कम ऑन चालू कर, कम ऑन चालू कर। तो ये कम ऑन किसके लिए था? जो लोग ने चालू नहीं किया उसको बोला चालू कर, तो हम देखो साथ देंगे। लेकिन कोई बोलेगा हम लोग का ऑलरेडी चालू है, हाँ तो चालू है तो मजा करना, वेरी गुड, कीप इट अप। उसको गवर्नमेंट सिर्फ कीप इट अप बोली, धंधा तेरा चालू है ना। ऐसी गवर्नमेंट को पता है उन लोग को हम इंसेंटिव नहीं देंगे तो कौन सा धंधा बंद कर देंगे। गवर्नमेंट भी शानी है, जिससे काम निकलवाना ना उसको मस्का मारती है। काम किससे निकलवाना था? जो 2009 में जो इस धंधे में आ नहीं रहे थे, उनको बोलना था आओ ना आओ ना, तो उनको मस्का पॉलिश की है। लेकिन जो धंधे में आया हुआ था उसको क्यों सिर पे चढ़ावे? गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो उस धंधे में ऑलरेडी है, अच्छी बात है ना, वो लोग कौन सा धंधा बंद कर देंगे। हम लोग अगर इंसेंटिव नहीं भी देंगे
ठीक है, उनको बुरा लगे, लगाओ बुरा। कौन सा धंधा बंद करेगा? धंधा कोई बंद करता है? धंधा मेन तो हम खुद के लिए कर रहे हैं ना। इससे गवर्नमेंट ने स्मार्टली क्या बोला, देखो भाई जो कोल्ड चेन के धंधे में ऑलरेडी है ना, वेरी गुड, उनको खाली वेरी गुड बोला। लेकिन जो इस धंधे में नहीं है, क्यों नहीं है? कमॉन, ये धंधा चालू कर। और एक कमॉन बोलने के बाद जो चालू किया ना, कमॉन कभी बोला? बजट में। और उसके बाद डेट दी 1 अप्रैल 9। उसके बाद कोई धंधा चालू करेगा तो देख मजा आ जाएगा। तेरे को फुल कॉस्ट का डिडक्शन देंगे, फिर डेप्रिसिएशन नहीं। हाँ, डेप्रिसिएशन तो बहाना है, कॉस्ट को घटाना है, तेरे को फुल कॉस्ट ही माइनस करने दे देंगे। लेकिन पता है इधर बच्चों को डेट क्या याद रखनी पड़ेगी? 1/4। लेकिन अब समस्या क्या है, ये डेट सबके लिए नहीं है। हर धंधे की डेट अलग है। अभी हर धंधे की डेट अलग है। अभी देखो डेट का मचमच चालू होगा। अब देखो, ये तो कोल्ड चेन के धंधे के लिए मैं बता रहा था, डेट क्या थी? 2009। लेकिन सी, ये 2009 की डेट वेयर हाउसिंग के लिए भी है, क्रॉस कंट्री के लिए भी है, तीनों धंधों के लिए डेट किया 2009। एक्चुअली पता 2009 का बजट मेरे सामने है, तुम लोग तो शायद थे भी नहीं वो टाइम। थे मतलब सीए में नहीं थे तुम लोग सीए में नहीं थे वो टाइम। लेकिन मेरे सामने सेक्शन पैदा हुआ था, मैंने खुद बजट में अनाउंसमेंट सुनी थी, एक नया सेक्शन लॉन्च हुआ था। और जब ये सेक्शन लॉन्च हुआ ना, 3 धंधों के साथ लॉन्च हुआ था। और मेरे उन दिनों के जो बैचेस थे ना, वहां 35 आइडिया से फटाक से खत्म हो जाता था। और अभी के बैचेस में जान निकल जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो उन दिनों में खाली 3 ही धंधे थे। कौन से? कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, बस। लेकिन फिर सुनो, 2009 के बजट में गवर्नमेंट ने जो फॉर्मूला अपनाया ना, कम ऑन बोल के, तो पता है गवर्नमेंट का फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया। मीन्स गवर्नमेंट ने देखा यार हम लोग कम ऑन बोले और लोग सच में कम ऑन हो गए, यार अपना तो फॉर्मूला हिट गया। तो इन लोगों ने 2010 के बजट में और 3 धंधे ऐड कर दिए, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, स्लम रीडेवलपमेंट वाला। और 3 धंधे ऐड कर दिए 2010 के बजट में। और जब 2010 के बजट में अनाउंसमेंट हुई तो क्या बोला? सुनो सुनो सुनो, आज अगर कोई हॉस्पिटल चालू करेगा 1 अप्रैल 2010 के बाद, होटल चालू करेगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम, उसको भी 35 आईडी मिलेगा। मतलब सेक्शन वॉज एक्सपांडेड टू 3 more business, but that happened in the budget of 2010। तभी पता है उन लोग के लिए डेट क्या हो गई? 1/4/2010 के बाद चालू करेगा तो मिलेगा, उसके पहले किया तो नहीं मिलेगा। फिर 2010 के बाद अगला बजट कब आया था? 2011। 2011 में भी गवर्नमेंट बोली और भी कुछ धंधा ऐड करो यार, अपना तो फॉर्मूला हिट जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला? पब्लिक को बोलो कम ऑन, और पब्लिक वो लालच में आके धंधा चालू भी कर रही है, अपना मकसद पूरा हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को जब सक्सेसफुल लगा ना, तो गवर्नमेंट ने और 2 धंधे ऐड किए। 2011 के बजट में ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। क्या? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और फर्टिलाइजर्स। फिर 2012 का बजट आया, गवर्नमेंट सोची और कौन सा धंधा, और कौन सा धंधा। अरे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कौन से धंधे को इंपॉर्टेंस देना है। तो इन लोगों ने और 3 धंधे ऐड कर दिए, आईसीडी, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग। 2012 का हर बजट में अमेंडमेंट आ रहा था, मैं सब देखा हुआ हूं ये। फिर 2013 का बजट आया, उस वक्त गवर्नमेंट को कुछ दिमाग में आया ही नहीं और कौन से धंधे को इंपॉर्टेंस देवे। चलो जाने दो, छोड़ दो, ये बजट में जाने दो। मतलब 2013 का बजट खाली गया। फिर 2014 में इन लोगों को स्ट्राइक हुआ, अरे स्लरी स्लरी सेमी सेमी, ये भी क्या मस्त धंधा है, इसको क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दिया। ये स्ट्राइक ही उनको कब हुआ? 2014 के बजट में। तो ये देखो 2014 के बजट में ये स्लरी वाला और सेमी कंडक्टर वाला बिजनेस ऐड हुआ। फिर उन लोग ने 2015-16 सब ठंडा पड़ गया। फिर आया 2017 का बजट, एंड 2017 के बजट में आया इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तुम लोगों को सबका हैप्पी बर्थडे बता रहा हूं तुमको, कौन कभी पैदा हुआ था। अब समझा मैंने इन अल्फाबेट्स को इसी ऑर्डर में क्यों रखा है। ये ऑर्डर में नहीं रखता तो डेट की मस्ती हो जाती ना। डेट देख क्या मस्त लाइन में, नोटिस किया कि नहीं लाइन में,
9, 10, 11, 12 13 अनलकी नंबर है, सोच लो। अरे 13, फिर 14 आ गया, फिर डायरेक्टली 17 है। मतलब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाकी एक सीक्वेंस में ही है। तो सी मैं तो बच्चों को ऐसे ही याद कर रहा हूं। देखो मेरी स्टाइल देखो, नहीं देखो 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 14, 14, 17। अरे मतलब सब 3-3 के सेट में है, सब 3-3 के सेट में है। देखो 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, हाँ ये दो ही है ना, क्यों 11 में डंडी भी तो दो आती है। 11 कैसा दिखता है ये देखो, 1, 1, 11। अरे ऐसे याद करो, ऐसा कुछ रिलेट करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ यार बराबर। सब 3-3 के सेट में, लेकिन 11 के अंदर दो डंडी है ना, तो दो के सेट में हो। तो देखो 9, 9, 9, फिर बोल 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, सब 3-3 में था। फिर लास्ट में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, 14, 14, 17। ट्यून क्यों चेंज किया? सीक्वेंस में 14, 14, 17 दूर आ गया ना। अरे पियानो व्यानो बजाएगी नहीं यार, अचानक कोई हायर की पे जाते कैसे एकदम। तो 14, 14, 17। फिर देखो 9, 9, 9, ये लाइन में है ना, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 14, 14, 17। ऐसा बोलना पड़ता है कि 17 दूर है। तो खाली है ना, दो चीज का ख्याल रखो कि 14 का जो जोड़ा है ना, उसमें अचानक 17 आ जाता है, और 13 वाला सेट है ही नहीं, और 11 तो दो डंडी से बना है, तो दो का सेट है उसमें। तो ये सीक्वेंस ऐसी रहनी चाहिए ना, उस चक्कर में मैंने अल्फाबेट को जंबल नहीं किया। नहीं तो क्या, अल्फाबेट को कुछ भी जंबल करके अच्छा कीवर्ड बना सकता था मैं, लेकिन उसमें लफड़े हो जाते हैं ना। और ये डेट याद रखना पड़ेगा। आधे टाइम तो पेपर में यही धोखा होता है, बच्चा क्या ये कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग आ गया, एक्साइट हो जाता है, लेकिन डेट देके मालूम पड़ेगा कि एसएससी एलिजिबल ही नहीं है। अरे डेट कोई जूनी पुरानी होती है, लेकिन डेट के ऊपर नजर नहीं आती बच्चों की। जब मोटा मोटी ऊपर ऊपर से याद रखते हैं ना, कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग हॉस्पिटल होटल वो सब याद रहता है, लेकिन डेट वाला फैक्टर लोग भूल जाते हैं। इससे डेट को याद रख। एक्चुअली पता है, ये जो चीज दिमाग में छप गई ना, इधर मेजर 35 एडी के प्रोविजन आ गए। देखो ये डेट के साथ, सी तुम लोग को लगेगा ये 11 को इधर क्यों रखा है। अरे एच में 11 आ गया ना एक, इधर मैंने गाने की धुन के हिसाब से बनाया था ये। डेट के हिसाब से तो देखो इधर 3, 10, 1, 11 आ गया ना अचानक। 11 को ये साइड होना चाहिए था ऐसा लग रहा है, लेकिन ये मैंने गाने की धुन के हिसाब से बनाया है। पहली धुन इधर थी, दूसरी धुन इधर है, फिर नई धुन चालू हो रही है इधर इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्या खत्म हुआ बताओ? 14 बिजनेस अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव डेट्स। ओके,